हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो बच्चों, कल हम लोग बात कर रहे थे डिसीजेज ऑफ राइस की और हम आज भी उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं और डिसीजेज ऑफ व्हीट के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि आपने जितनी भी हमारे पास में इंपॉर्टेंट जो भी मैंने पैथोजन आपको बताए हैं उनको पढ़ के आना है। तो आप लोग मुझे सबसे पहले तो यही बताइए कि क्या आप लोग पढ़ के आए हैं। तो मुझे सबसे पहले ये बताओ कि क्या पैथोजन से आपको जो तरीका बताया गया था वो पसंद आया, उससे नाम याद हुए, क्या आपने जाके प्रैक्टिस किया? पहले मुझे ये बताइए। अच्छा, जो पूछ रहे मैम पॉलिटिक डिजीज में आता है सिडार एप्पल रस्ट। शुभम, हाँ, जो सिडार एप्पल रस्ट है वो पॉलिटिक डिजीज में आता है। देखो, जो मोनोसाइक्लिक डिजीज भी होती है ना, वो क्या करती हैं, डेवलप होने में बहुत ज्यादा टाइम लेती है एपिडेमिक में डेवलप होने में। तो ये जो एग्जाम्पल है ये पॉलिटिक डिजीज में भी आता है, मोनो में भी आता है, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या रहेगा, पॉलिटिक डिजीज। ओके, चलिए। सो तरीका मुझे बताओ कि आपको समझ में आया कि हम चीजें कैसे पढ़ रहे हैं, क्या है। ओके देन, चलो। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी और क्या क्या हमने कवर किया था। तो एक तो हमने पढ़ा था एपिडेमियोलॉजी के बेसिक्स के बारे में और दूसरा हमने कवर किया था डिसीजेज ऑफ राइस के बारे में। तो एपिडेमियोलॉजी में जो बेसिक्स हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। एक तो हमने पढ़ा था कि एपिडेमियोलॉजी क्या होता है, डिसीज ट्रायंगल क्या होता है, डिसीज टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, मोनोसाइक्लिक डिजीज कौन सी होती हैं, पॉलीसाइक्लिक डिजीज हमारे पास में कौन सी होती हैं, पॉलीएटिक डिजीज कौन सी होती हैं। देन हमने डिस्कस किया था कि डिसीज साइकिल क्या होता है। देन हमने बात की थी कि हमारे पास जो इन्फेक्शन चेन है उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं और उनके बेसिस पे कब हम मोनोसाइक्लिक बोलते हैं, कब हम पॉलीसाइक्लिक बोलते हैं। देन हमने बात की थी कि जो राइस की डिजीजेस हैं, कौन कौन सी बीमारियां राइस में आती हैं, कैसे हम डिजीजेस में क्वेश्चंस से पूछे जाते हैं, किस तरह से हम डिजीजेस के नोट्स बनाते हैं, ये हमने बात की थी। तो यहाँ पे जब हम डिसीजेस ऑफ राइस की बात कर रहे हैं तो हमने बात की थी कि देखो हमारे पास में जैसे कि ब्लास्ट है, फिर हमने बात की थी कि हमारे पास में बीएलबी है, फिर हमने बात की थी कि हमारे पास में टुंगरो डिजीज है, देन हमने बात की थी कि हमारे पास ब्राउन स्पॉट डिजीज है, देन हमने बोला था शीथ रॉट है, शीथ ब्लाइट है, उदबत्ता डिजीज है। अलग अलग डिजीजेस हमारे पास में राइस में होती हैं। इसमें से हमने जो ये 4 डिजीजेस है इसके बारे में डिस्कशन कर लिया था। जैसे कि अगर हम बात करते हैं राइस ब्लास्ट की, तो हमने बोला था कि राइस ब्लास्ट के केस में डायमंड शेप के या बोट शेप के या स्पिंडल शेप के लीजन्स देखने को मिलते हैं। और हमने बोला था लीफ ब्लास्ट है, नोडल ब्लास्ट है या फिर नेक ब्लास्ट है, सीड ब्लैंकिंग है, ये सारे राइस ब्लास्ट के ही सिम्टम्स हैं। पैथोजन की बात करें, पैथोजन का नाम बोला था पायरिकुलेरिया ओराइजे और हमने बोला था कि जो सेक्सुअल स्टेज है पैथोजन की वो क्या है, मैग्ना पोर्थे ओराइजे। देन हमने बोला कि जो राइस है ब्लास्ट का डिजीज है इसी को बोला जाता है रिच मैन्स डिजीज। मैनेजमेंट में हमने बोला कि सिलिका की एप्लीकेशन से जो इसका इंसिडेंस है उसको कम किया जा सकता है। और दूसरी चीज हमने मैनेजमेंट में क्या बोली थी कि ट्राइसाइक्लाजोल से भी हम भी इसके अगेंस्ट इफेक्टिव हैं। देन हमने बोला कि जब हम सीड ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो जैसे कि कार्बेंडाजिम है या ट्राइसाइक्लाजोल्स हैं या थेरम है, कैप्टान है, इनके साथ में हम सीड ट्रीटमेंट जनरली करते हैं। और ट्राइसाइक्लाजोल जो है वो स्प्रे में भी, कार्बेंडाजिम जो है वो भी स्प्रे में इसके अगेंस्ट इफेक्टिव है। देन हमने बात की बीएलबी की, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की। तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट में हमने क्या बोला था कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट कैसी है, बैक्टीरियल डिजीज है। किससे होती है, ज़ैंथोमोनास ओराइजे से होती है। और ये जो बीएलबी डिजीज है इसमें हमने बोला था कि
ये डिजीज में जो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं वो 3 सिम्टम्स हैं। कौन कौन से सिम्टम बोले थे 3? एक तो मैंने बोला था कि लीफ ब्लाइट फेज आता है, दूसरा बोला था पेल येलो फेज आता है, और तीसरा बोला था क्रेसिक या फिर सिडलिंग विल्ट हमें देखने को मिलता है। तो जब भी लीफ ब्लाइट फेज की बात करते हैं, क्योंकि सबसे कॉमन सिम्टम लीफ ब्लाइट है, इसीलिए डिजीज का नाम भी क्या रख दिया गया है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रख दिया गया है। दूसरा बोला कि हमें सिडलिंग स्टेज पे हमें येलो कलर के डॉट्स या येलोइंग देखने को मिलेगी, इसीलिए हमने बोला उस स्टेज को कि पेल येलो हमें कलर देखने को मिल रहा है। देन हमने बोला कि सिडलिंग कई बार क्या होता है, विल्ट हो जाता है, तो हमने क्या नाम रख दिया उसका, सिडलिंग विल्ट नाम रख दिया, या फिर हमने क्रेसिक स्टेज उस चीज को बोल दिया। फिर हमने बोला कि हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो क्रेसिक स्टेज है वो कॉमनली कब ऑब्जर्व की जाती है। तो हमें पता है कि जब हम क्रेसिक स्टेज की बात करेंगे, यानी कि जो विल्ट स्टेज की बात करेंगे, सिडलिंग स्टेज की बात करेंगे, वहां पे विल्ट देखने को मिलेगी। और कौन सी डिजीज की हम बात कर रहे हैं, BLB, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि आगे जाके आप देखोगे BLB और भी क्रॉप्स में आता है, लेकिन हमें याद रखना है कि राइस के केस में हमें जो क्रेसिक स्टेज है वो देखने को मिलता है। देन हमने तीसरी डिजीज की बात की थी, दैट इज टुंगरो डिजीज। और टुंगरो में हमने क्या बोला था कि जो टुंगरो डिजीज है वो बेसिकली 2 वायरसेस के कॉम्बिनेशन से होती है। 2 वायरसेस हैं, RTBV एंड RTSV, यानी कि राइस टुंगरो बेसिलिफॉर्म वायरस एंड राइस टुंगरो स्फेरिकल वायरस। तो यहाँ पे जब हम टुंगरो डिजीज की बात करते हैं, RTBV और RTSV ये दोनों मिलके क्या करते हैं, टुंगरो डिजीज करते हैं। अब हमने बोला कि वायरल डिजीज में इंपॉर्टेंट होता है कि वेक्टर कौन सा है। तो यहाँ पे हमने बात की थी कि जो वेक्टर है यहाँ पे कौन सा है, नेफोटेटिक्स वायरसेंस है। तो यहाँ पे जो इस डिजीज में वेक्टर है दैट इज ग्रीन लीफ हॉपर, नेफोटेटिक्स वायरसेंस है। फिर हमने बोला कि टुंगरो डिजीज अगर आई है तो टुंगरो डिजीज को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, हम टेस्ट कर सकते हैं टुंगरो डिजीज को आयोडीन टेस्ट से। और आयोडीन टेस्ट में हमने 2 तरीकों की बात की थी कि या तो हम टिंक्चर ऑफ आयोडीन को डायरेक्टली डाल देते हैं पानी में मिक्स करके 1 घंटे के लिए, या फिर हम क्या करते हैं 2 सॉल्यूशंस को मिक्स करके 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अगर हमारी लीव्स में हमें ब्लू कलर की स्ट्रीक्स देखने को मिलती हैं तो हमें ये कंफर्म हो जाता है कि जो इन्फेक्शन है वो टुंगरो के कारण ही है। फिर हमने बोला कि मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, जो इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड का हम यूज करते हैं जो वेक्टर है उसके मैनेजमेंट के लिए, या फिर कार्बोफ्यूरॉन भी इंसेक्ट्स के लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगली हमने बात की थी ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस की। और ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस में क्या बोला था कि हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे की वजह से होता है। और जो ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस है इसका जो हम बंगाल फैमिन की अगर बात करते हैं तो जो मेजर फैक्टर है बंगाल फैमिन के लिए वो क्या है, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस है। और जब हम ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस की यहाँ पे बात करते हैं बंगाल फैमिन की, तो जो ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस है इसके सिम्टम्स हमें कैसे देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसके सिम्टम्स में हमें ब्राउन कलर के डॉट्स देखने को मिलते हैं, सर्कुलर टू सिलिंड्रिकल सिम्टम देखने को मिलते हैं, इसीलिए ब्राउन स्पॉट हमने नाम यहाँ पे रख दिया है। अब क्योंकि ये डिजीज हेलमिंथोस्पोरियम के कारण हो रही है, इसीलिए हम इस डिजीज को हेलमिंथोस्पोरियोसिस भी बोल देते हैं। और हमने बोला कि इस डिजीज में क्या होता है, जो हमें सीड है, सीड के ऊपर स्पॉटिंग हो गई है, डिस्कलरेशन हो रही है, तो वो जो स्पॉटिंग हो रही है और जो डिस्कलरेशन हो रही है उसको डिस्क्राइब करने के लिए उस सिम्टम को हम बोल देते हैं पैकी राइस सिम्टम। तो जो ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस है उसके केस में हमें पैकी राइस सिम्टम भी देखने को मिलता है। पैथोजन की बात हम कर रहे थे, हमने बोला था हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे से होता है। अब हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे का ही अगर आप बोलेंगे सिनोनिम है वो है बाइपोलरिस ओराइजे। और अगर आप सेक्सुअल स्टेज की बात करोगे तो कॉक्लियोबोलस मिराबिनस क्या है, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे के ही सेक्सुअल स्टेज है। तो ये सारी बातें हमने कल के लेक्चर में की थी। हमने ये भी डिस्कस किया था कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे पढ़ना है।
और अब जो आगे वाली चीजें हैं उसको हम आज के लेक्चर में कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज हम ये जो राइस की डिजीजेस हैं इसको बेटा पूरा कंप्लीट करेंगे, वीट की डिजीजेस को पढ़ेंगे, और अगर टाइम बचेगा तो हम डेफिनेटली कॉटन की डिजीज की तरफ भी जाएंगे। तो सबसे पहले तो राइस की डिजीजेस की जब हम बात कर रहे थे, सामने देखिए ब्लास्ट पायरिकुलेरिया ओराइजे, लीफ ब्लाइट का पैथोजन, टुंगरो का पैथोजन, ब्राउन स्पॉट का पैथोजन, शीथ रॉट किससे होता है? सेरोक्लेडियम ओराइजे। शीथ रॉट किससे होता है? सेरोक्लेडियम ओराइजे। शीथ ब्लाइट किससे होता है? राइजोक्टोनिया सोलानी। शीथ ब्लाइट किससे होता है? राइजोक्टोनिया सोलानी। और फॉल्स मट किससे होता है? अस्टिलेजिनोइडिया वायरसेंस से होता है। तो अब हम जो बाकी की डिजीजेस हैं उनके सिम्टम जानेंगे और उनके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब पहले मुझे आगे बढ़ने से पहले ये बताओ, यहां तक जो भी हमने पढ़ा है, जो भी हमने अप्लाइड पार्ट का, जो भी हमने डिजीजेस को कवर किया है, क्या आप सबको यहां तक चीजें समझ में आई हैं? अब हम आगे बढ़ें, या कोई डाउट्स आपको किसी तरह के आ रहे हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो भी मुझे बता दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि एकदम से मैं सब कुछ करवा दूं और लास्ट में आप लोग बोलो मैम नहीं पता चल रहा क्या पढ़ना है। इसीलिए रोज आपको बता के धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम ले रहे हैं। तो पहले ही मुझे क्लियर कर दो, ताकि जब मैं आपसे पूछूं और आप मुझे आंसर ना दो तो मुझे भी बुरा ना लगे, है ना। मुझे पहले क्लियर हो कि इनको पहले समझ नहीं आया है। समझ आ रहा है ना, ये मैं नहीं चाहती कि आपको समझ ना आए। आई वॉन्ट, मैं पूरा 100% दे रही हूं कि आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो। हाँ जी बताइए। तो जो मैंने आपको बोला समझ में आई मेरी बात? मेरा मतलब ये है बोलने का कि अगर आपको पढ़ाते टाइम कोई भी डाउट आ रहा है, या आपको लग रहा है ये पॉइंट मुझे समझ नहीं आया, या किसी पॉइंट पे आपको डिफिकल्टी हो रही है कोई लाइन समझने में, तो पूछ लो। ऐसा ना हो बाद में मैं आपसे पूछूं तो आप आंसर ही ना कर पाओ। तो आई वॉन्ट कि जहां पे आपको पता नहीं लग रहा है चीजों का, वहां पे आप पूछो। सिंपल सी बात। ओके चलिए, तो अब क्योंकि आपके रिस्पॉन्सेज आ गए हैं, अब मुझे लग रहा है कि अब हमें इसको आगे बात कर लेनी चाहिए। चलो बात को आगे बढ़ाया जाए और अब शुरू किया जाए, शीथ रॉट क्या होता है। तो देखो, जब भी राइस में हम शीथ के ऊपर, लीफ शीथ के ऊपर रॉटिंग की बात करते हैं ना, तो हम इसको शीथ रॉट बोल देते हैं। अब इस डिजीज का नाम हमने शीथ रॉट क्यों रखा? क्योंकि इसके जो शुरुआत के लक्षण होते हैं ना, वो ऊपर वाली जो लीफ शीथ होती है वहां पे देखने को मिलते हैं। तो आप देखिए कि जो इनिशियल सिम्टम्स हैं, सबसे पहले अपर मोस्ट लीफ शीथ, जो भी पैनिकल्स को एनक्लोज कर रही है ना, जो सबसे ऊपर वाली लीफ शीथ है, वहां पे हमें इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए हमने इसको यहां पे क्या बोल दिया? शीथ रॉट बोल दिया। तो पहला पॉइंट क्या है कि शीथ रॉट के जो सिम्टम्स हैं हमें सबसे पहले अपर मोस्ट जो लीफ शीथ है वहां पे देखने को मिलते हैं। तो अब जो आपने टेबल्स बनाए हैं ना, टेबल्स में जहां सिम्टम का मैंने आपको बोला था कि सिम्टम लिखा है, सिम्टम में लिख दीजिए कि अपर मोस्ट लीफ शीथ, सबसे पहले जो सिम्टम्स हैं वहां देखने को मिलते हैं। आगे, अब जो फ्लैग लीफ शीथ है वहां पे भी आपको इरेगुलर ब्राउन कलर के स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। अब कुछ टाइम में क्या होगा, ये जो स्पॉट्स होते हैं ये धीरे धीरे जो पूरा का पूरा एरिया है इकट्ठे होते जाएंगे और एरिया को कवर करते जाएंगे। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो आपके यंग पेनिकल्स हैं वो आपके शीथ के या तो उसके अंदर ही रहेंगे या तो वो एमर्ज करेंगे, पर आधे अधूरे एमर्ज करेंगे। यानी कि जो यंग पेनिकल्स हैं वो क्या करेंगे, या तो एमर्ज करेंगे पार्शियली या तो शीथ के अंदर ही रह जाएंगे। और अल्टीमेटली क्या होगा, वहां पे आपको रॉटिंग देखने को मिलेगी, वहां सड़न हो जाएगी और व्हाइट कलर की जो पाउडरी फंगल ग्रोथ है वो हमें लीफ शीथ के अंदर देखने को मिलेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये कॉन्स्पिकुअस का मतलब है जो सबसे ज्यादा क्लियर सिम्टम है। अगर मैं बात करूं तो ये सिम्टम जो है शीथ रॉट का, ये सिम्टम आपका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सिम्टम है ये जानने के लिए कि शीथ रॉट में क्या हो रहा है। तो शीथ रॉट में हमने बोला कि जो यंग पैनिकल्स हैं या तो वो लीफ शीथ में ही रहेंगे या तो जब वो एमर्ज करेंगे तो वो पार्शियली एमर्ज करेंगे। अल्टीमेटली जो पैनिकल्स हैं उनमें रॉटिंग हो जाएगी और हमें जो व्हाइट कलर का पाउडरी फंगल ग्रोथ है वो देखने को मिलेगी लीफ शीथ के अंदर। क्लियर हो गया सबको शीथ रॉट क्या होता है?
बहुत अच्छे से हमें समझ आ गया। नाउ अब आगे बात करते हैं फोटोज की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो यंग पैनिकल्स हैं, यंग पैनिकल्स को जो ये लीफ शीट क्या कर रही है, एनक्लोज कर रही है। यहाँ पे क्या बोला था, ब्राउन कलर के स्पॉट्स देख रहे हो, और क्या बोला था कि ये स्पॉट्स धीरे धीरे क्या करेंगे, ये स्पॉट्स धीरे धीरे एनलार्ज हो जाएंगे और अल्टीमेटली पूरा का पूरा जो लीफ है उसको रॉटिंग कर देंगे। और कई बार इसके अंदर भी आप देखेंगे तो जो पाउडरी फंगल मास है वो हमें देखने को मिलेगा। तो ये मेजर सिम्टम्स हैं आपके शीथ रॉट के। चलिए यहां तक हमें समझ में आ गया। नाउ अब हम लोग बात कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, अब हम लोग बात कर रहे हैं शीथ ब्लाइट के बारे में। पहले हमने सडन के बारे में पढ़ा शीथ रॉट में, अब हम बात करेंगे झुलसा के बारे में कि शीथ में अगर हम बात करते हैं लीव्स में झुलसा कैसे देखने को मिलता है। तो यहां पे अगर हम फंगस की बात करते हैं तो फंगस कैसे, कब, कौन से स्टेज पे आता है, पहले तो ये जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ब्राउन स्पॉट में पढ़ा था कि हमें जो हेडिंग टू मिल्किंग स्टेज है वहां पे हमें फंगस का इन्फेक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे शीथ ब्लाइट की अगर हम बात करेंगे तो जो इन्फेक्शन है वो टिलरिंग टू हेडिंग स्टेज में देखने को मिलेगा। तो शीथ ब्लाइट में जो आपको इन्फेक्शन है वो आपको टिलरिंग टू हेडिंग स्टेज में देखने को मिलेगा। और अगर अभी हमने बोला कि शीथ रॉट में जो हमें इन्फेक्शन होता है सबसे पहले जो शीथ लीव्स है वहां पे देखने को मिलता है, लेकिन अगर हम शीथ ब्लाइट की बात करते हैं तो सबसे पहले जो आपकी शीथ है, जो पानी के आसपास लेवल की शीथ है, वहां पे हमें देखने को मिलेगा। देखो रॉट, जब हम ब्लाइट की बात करें यहाँ पे हमें ग्राउंड लेवल के पास इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है, और जब हम दूसरे की बात कर रहे थे उसमें जो एनक्लोज कर रहा है वहां पे हमें इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। अगर आप बात करते हो स्पॉट्स की तो यहाँ पे हमें ग्रीन या इरेगुलर ग्रे स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, और वहां पे धीरे धीरे ये क्या करते हैं, ब्लैक टू ब्राउन या पर्पल ब्राउन बॉर्डर के स्पॉट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप इन्फेक्शन के स्पॉट्स देख सकते हो, और यहाँ पे जो इन्फेक्शन जब आपका एक स्टेज पे बढ़ जाता है तो यहाँ पे आप एडवांस स्टेज में इन्फेक्शन को देख सकते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे फॉल्स स्मट के बारे में। अब देखो फॉल्स स्मट क्या होता है। ट्रू स्मट की अगर हम बात करते हैं तो ये ट्रू स्मट नहीं है, इसीलिए इसको क्या नाम रखा है, फॉल्स स्मट रखा है। अब इसका जो इन्फेक्शन होता है ना वो लोकलाइज्ड होता है, एक पार्ट में, दो पार्ट में, पूरे प्लांट में इन्फेक्शन नहीं आ रहा है। तो वो कैसे होता है, जैसे आप यहाँ पे देखिए, आपने कई बार देखा होगा कि जब आप राइस में देखा होगा, खेत वगैरह अगर होंगे तो कई बार आपको ऐसे येलो कलर की फ्रक्टिफिकेशंस या येलो कलर के मासेस देखने को मिलते हैं। ये मासेस धीरे धीरे आपके ग्रीनिश हो जाते हैं और ब्लैकिश हो जाते हैं, और ये जो मासेस हैं, ये जो वेलवेटी से स्पोर्स हैं, ये वेलवेटी स्पोर्स आपको शुरू में येलो कलर के दिखाई देंगे, और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कैसे हो जाएंगे, ग्रीनिश हो जाएंगे, और एट द एंड ये कैसे हो जाएंगे, ब्लैक हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब आप फॉल्स स्मट की बात करते हो तो ये तीन मेजर सिम्टम्स आपके इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं कि वेलवेटी स्पोर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, शुरू में येलो हैं, बाद में कैसे हो जा रहे हैं, ग्रीन टू ब्लैक हो जा रहे हैं। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि ये लोकलाइज्ड आपको इन्फेक्शन मिलेगा, ये पूरे के पूरे प्लांट में नहीं होगा। आप देखोगे प्लांट के एक ऑर्गन में आपको कहीं पे इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, फिर किसी और ऑर्गन में आपको प्लांट में इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो आपको इन्फेक्शन है वो लोकलाइज्ड इन्फेक्शन देखने को मिलता है। यहां तक क्लियर हुआ, सिम्टम्स पता चले, दो तीन हमने जो डिजीजेस पढ़ ली, क्लियर है यहां तक। अब हम बात करेंगे फर्दर आगे वायरल डिजीजेस के बारे में। तो आप देखेंगे सबसे पहले वायरल डिजीजेस में अगर हम बात करें, रैग्ड स्टंट डिजीज। अब जब आप रैग्ड स्टंट डिजीज की बात करते हैं तो सबसे पहले तो यहां पे लीव्स देखो, लीव्स कैसी लग रही हैं आपको इस फोटो में, कुछ ऐसा लग रहा है कि मुड़ गई हैं पत्ते, या कुछ ऐसा लग रहा है कि ट्विस्टेड लीव्स है। तो रैग्ड स्टंट डिजीज में क्या होता है कि जब भी प्लांट आपका बिल्कुल अर्ली ग्रोथ स्टेजेस पे होगा या यंग होगा, उस टाइम पे आपको स्टंटिंग यहां पे देखने को मिलती है। लीव्स आपको छोटी दिखेंगी और सेरेटेड, सेरेटेड समझते हो, जैसे आरी होती है ना, आरी समझते हो, सॉ टूथ बोलते हैं जिसको,
तो जैसे सेरेटेड या इस तरह से जो आपको इसके एजेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जब हम रेग्ड स्टंट की बात करते हैं, एक तो लीव्स कैसी हो जाती हैं, ट्विस्ट हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, और दूसरा हमें क्या देखने को मिलता है, जो सेरेटेड एजेस हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जब सिम्टम में भी देखोगे क्या लिखा है, लीफ ब्लेड्स ट्विस्टेड एट द एपेक्स और बेस विच रिजल्ट इन द स्पाइरल शेप ऑफ द लीव्स, कि क्या होगा कि जो लीव्स हैं वो आपके ट्विस्ट कर जाएंगी और अल्टीमेटली आपको स्पाइरल जो लीव्स हैं वो देखने को मिलेंगे, और जो लीफ एजेस हैं वो अनइवन हो जाएंगे। अनइवन मतलब कि एक बराबर नहीं है। आप अगर यहाँ पे भी देखोगे ये एजेस एक बराबर नहीं है, और ट्विस्ट मतलब कि मुड़ गए हैं, और रेग्ड अपीयरेंस, इस तरह से आपको इसकी कोई क्लीन अपीयरेंस नहीं मिल रही है, रेग्ड अपीयरेंस देखने को मिल रही है। तो इसीलिए इसका नाम हमने क्या रखा है, रेग्ड स्टंट वायरस रखा है या रेग्ड स्टंट डिजीज रखा है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्लांट्स के केस में एक तो रेग्ड अपीयरेंस देखने को मिल रही है, दूसरा यहाँ पे आपको ट्विस्टिंग देखने को मिल रही है लीव्स के केस में। तो यही है आपकी रेग्ड स्टंट डिजीज। तो अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने हैं तो ये 2-3 पॉइंट्स जरूर नोट करने हैं, क्या कि लीव्स विद सेडेटेड एजेस, ट्विस्टेड लीव्स हमें देखने को मिल रही है, और रेग्ड अपीयरेंस हमें देखने को मिल रही है। यहां तक बेटा क्लियर है? यहां तक पता चला कि क्या क्या पॉइंट्स इस डिजीज में इंपॉर्टेंट है और क्या क्या आपने नोट करना है? यहां तक क्लियर है? नाउ अब अगली डिजीज की बात करते हैं और एक होमवर्क भी दूंगी। अगली डिजीज है हमारे पास में राइस येलो ड्वार्फ डिजीज। अब देखिए राइस येलो ड्वार्फ, तो जो भी ना येलोइंग टाइप की डिजीज होती हैं वो फाइटोप्लाज्मा कॉज करता है। तो यहाँ पे भी जब राइस येलो ड्वार्फ की बात करते हैं तो इसको भी जो ग्रीन लीफ हॉपर है, नेफोटेटिक्स वायरसेंस है या नेफोटेटिक्स की जो अदर स्पीशीज हैं वो क्या करती हैं, ट्रांसमिट करती हैं। तो यहाँ पे वेक्टर पता होना चाहिए। दूसरा राइस ग्रासी स्टंट डिजीज। अब राइस ग्रासी स्टंट डिजीज जो है वो वायरस से होने वाली डिजीज है। एक स्लाइड पे 2 डिजीज क्यों रखी हैं, ताकि आपको पता चले कि इसमें एक फाइटोप्लाज्मा की डिजीज है और एक वायरल डिजीज है। तो राइस ग्रासी स्टंट डिजीज की अगर आप बात करेंगे तो देखो ये क्या लग रहा है, घास लग रही है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि घास की तरह आपको राइस का पौधा देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा टिलरिंग हो जाएगी, बहुत सारी ब्रांचेस यहां से निकल जाएंगी और प्लांट स्टंटेड रह जाएगा और घास की तरह आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए नाम क्या रखा है, राइस ग्रासी स्टंट डिजीज। अब नाम रखा है राइस ग्रासी स्टंट डिजीज। वेक्टर की बात करें तो बीपीएच, ब्राउन प्लांट हॉपर, और जो ब्राउन प्लांट हॉपर है उसका नाम क्या है, नीला पर्वता ल्यूजेंस। नीला पर्वता ल्यूजेंस। तो यहाँ पे आपको देखो ये तो वेक्टर है, वेक्टर डेफिनेटली पता होने चाहिए, और जो वेक्टर यहाँ पे मेंशन नहीं है उन वेक्टर्स को आप ढूंढ के लिख लेंगे, ये आपका होमवर्क है, ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो राइस की जो जो इंपॉर्टेंट डिजीजेस थी, इसमें अगर आपको पहले यहाँ पे ये बात कर लेते हैं कि ब्राउन प्लांट हॉपर के मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो ब्राउन प्लांट हॉपर के लिए पता है क्या करते हैं, ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ द फील्ड करते हैं। एक तो ठीक है, ऑल्टरनेट वेटिंग करेंगे और ड्राइंग ऑफ द फील्ड करेंगे, और दूसरा यहाँ पे हम कभी भी क्लोज प्लांटिंग नहीं करते हैं ब्राउन प्लांट हॉपर के केस में। तीसरा हम क्या करते हैं, एक तो ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ द फील्ड, नेक्स्ट अवॉइड क्लोज प्लांटिंग, और एलिवेज बनाते हैं। एलिवेज क्या है कि हम क्या करते हैं, थोड़े से डिस्टेंस के बाद में एक गली से बना देते हैं, पतली पतली गलियां बना देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलिवेज बोलते हैं। तो ब्राउन प्लांट हॉपर के ये 2-3 इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं जो यहाँ पे दिए हैं, क्योंकि डिजीज को कौन ट्रांसमिट कर रहा है, ब्राउन प्लांट हॉपर ट्रांसमिट कर रहा है, इसीलिए जो इसके मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए अब बात करते हैं समराइज टेबल्स की। जैसा कि कल हमने जैसे 3-4 डिजीज पढ़ी थी, उसको कैसे समराइज करना है सारा मैंने आपको बता दिया था। अब आगे हम जो अगली वाली डिजीजेस हैं उनकी बात करेंगे। देखो ये कल पढ़ लिया था, राइस ब्लास्ट क्या होता है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट क्या होता है, क्या सिम्टम्स हैं,
क्या मैनेजमेंट है ये पढ़ लिया था। अब एक बच्चा बोल रहा है कि मैम एलिवेज बनाने से क्या होगा। बेटा एली बनाने से क्या होगा ना कि जो ब्राउन प्लांट हॉपर है वो एक दूसरे का खेत जो है वो कांटेक्ट में नहीं आएगा, ठीक है। तो उसका जो एक जगह से दूसरे जगह जाने वाला चीज है उसको हम क्या कर रहे हैं, एक बैरियर दे रहे हैं, ब्रेकेज दे रहे हैं। नेक्स्ट इज टुंगरो डिजीज। टुंगरो डिजीज कल हमने पढ़ लिया था। ब्राउन स्पॉट ये भी हमने पढ़ लिया था। अब बात करते हैं जो हमने आज पढ़ा उसके समराइज टेबल की। सबसे पहले है शीथ ब्लाइट। पहले मैं आपको इसीलिए सारी चीजें बता रही हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कैसे टेबल्स बनाने हैं और आगे आपको दिक्कत ना हो। तो देखो शीथ ब्लाइट है। शीथ ब्लाइट किससे हो रही है, राइजोक्टोनिया सोलेनाई से हो रहा है। इसके जो सिम्टम्स हैं सबसे पहले हमें लीफ शीथ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ओवल या एलिप्टिकल हमें यहाँ पे स्पॉट्स देखने को मिलते हैं और यहाँ पे हमें जो टिलर्स हैं या जो फ्लैग लीफ है वहां पे सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। टिलरिंग से लेके हेडिंग स्टेज तक हमें देखने को मिल रहा है। अगला शीथ रॉट है। हमने पहले शीथ रॉट पढ़ा था फिर शीथ ब्लाइट पढ़ा था। यहाँ पे पहले ब्लाइट दिया है फिर रॉट दिया है तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। शीथ रॉट की बात करें तो हमने बोला कि जो पैनिकल्स को एनक्लोज कर रहा है वहां पे हमें देखने को मिल रहा है और जो आपके लीव्स है वहां पे आपको किसी ना किसी तरह के सिम्टम्स, ब्राउन कलर के स्पॉट्स देखने को मिल रहे हैं और जो पैनिकल्स है वहां पे आपको रॉटिंग देखने को मिल रही है और व्हाइट कलर की जो माइसीलियर ग्रोथ है वो देखने को मिल रही है। एडिशनल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हमने बोला कि जो इनिशियल सिम्टम्स हैं वो सबसे पहले अपर मोस्ट लीफ शीथ में देखने को मिलते हैं। क्या आपने भी ऐसे टेबल बनाया था, मुझे बताना। क्या आप लोगों ने भी ऐसे बनाया था? तो यहां पे हमने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको नोट कर लिया है। नेक्स्ट अब बात करते हैं फॉल्स मट की। तो फॉल्स मट को हमने क्या बोल दिया कि फॉल्स मट को बोलते हैं हम लक्ष्मी डिजीज भी। फॉल्स मट को हम लक्ष्मी डिजीज भी बोलते हैं। और ये जो फॉल्स मट है इसमें जैसे मैंने आपको जो बताया ना सिम्टम वही लिखे हैं। देखो क्या लिखा है, स्पाइकलेट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लार्ज वेलवेटी येलो टू ऑरेंज मास which later changed to greenish in color। यही मैंने आपको बताया। Initially smut balls are yellow and then turn greenish black at maturity। बताओ यही बताया था। अब इसकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे, एक तो देखो कार्बेंडाजिम के साथ में सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, दूसरा हेक्साकोनाजोल को हम स्प्रे कर सकते हैं या फिर क्लोरोथेल्निक को यूज कर सकते हैं। यही तो बताया था स्मट में। यही नहीं बताया था कि येलो कलर के पहले आपको बॉल्स देखने को मिलेंगे और उसके बाद में वो ग्रीनिश हो जाएंगे और ब्लैक हो जाएंगे। यहाँ पे भी तो यही लिखा है कि यहाँ पे हमें येलो टू ऑरेंज कलर का मास देखने को मिलेगा जो बाद में ग्रीन हो जाएगा और शुरू में ये जो स्मट बॉल्स हैं ये येलो देखने को मिलेंगे और लास्ट में ग्रीन टू ब्लैक कलर के देखने को मिलेंगे। यही तो बताया था। क्यों धनराज, ये नहीं बताया था? क्लियर है यहां तक? चलिए नाउ अब एक एडिशनल डिजीज की बात कर लेते हैं। यहीं पे एक या दो बात करेंगे। उदबत्ता डिजीज। उदबत्ता डिजीज की अगर हम बात करते हैं तो उदबत्ता डिजीज होता है एफिलिस ओराइजे से। उदबत्ता डिजीज किससे होता है? एफिलिस ओराइजे से। अब यहां पे क्या होता है, जो सबसे मेन चीज अगर हम बात करते हैं कि जो पूरा का पूरा ईयर हेड है वो आपका स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि आपको एक स्ट्रेट मतलब कि सीधा कॉम्पैक्ट इकट्ठा सा काले रंग का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब उस ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर में क्या होगा, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में जो ग्रे कलर का स्ट्रोमा है, जो माइसीलियम है फंगस का, वो देखने को मिलेगा। तो उदबत्ता डिजीज का अगर आपको कोई सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम की बात करे या सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम पूछे तो आपको हमेशा याद रखना है कि इसमें हमें जो पूरा का पूरा स्पाइक है वो देखने को मिलता है, कॉम्पैक्ट स्पाइक देखने को मिलता है और वहां पे हमें जो स्ट्रोमा है वो देखने को मिलता है ग्रेइश कलर का। तो ये आपको उदबत्ता डिजीज के जो सिम्टम्स हैं वो पता होने चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि राइस में ये डिजीज आती है और किससे आती है, एफिलिस अगर हम बात करते हैं ओराइजे से आती है। यहां तक क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं बकाने डिजीज की। अब मुझे आप लोग बताओ, आप सबने एक डिजीज पढ़ी होगी राइस में, बकाने डिजीज ऑफ राइस या फिर फुलिश राइस सीडलिंग डिजीज पढ़ी है ये।
और आपने ये भी सुना होगा इसके बारे में कि जो जिब्रेलिन हार्मोन है इस डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फटाफट से बताओ, ये तो जरूर सुना होगा, मैं पूरी श्योर हूं। पढ़ा इस डिजीज के बारे में? हाँ जी, पढ़ा है? ओके, तो जब भी हम यहाँ पे बकाने डिजीज की बात करते हैं या फिर फुट रॉट डिजीज की बात करते हैं, अब बकाने डिजीज में देखो आपको कैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं, इस बारे में बात कर लेते हैं। तो बकाने डिजीज में या फुट रॉट डिजीज में क्या होता है, एक तो पैथोजन जो है आपका वो है जिब्रेला फ्यूजिकुराई। आपको पता है जो जिब्रेला फ्यूजिकुराई है ना, फ्यूजेरियम का ही अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल स्टेज की, फ्यूजेरियम की जो सेक्सुअल स्टेज है ना वो जिब्रेला है। तो जिब्रेला फ्यूजिकुराई, और ये कौन सा हार्मोन बनाता है? जिब्रेलिन हार्मोन बनाता है। अब मुझे बताओ कि जब हम जिब्रेलिन की बात करते हैं, जिब्रेलिन का क्या रोल होता है स्टेम में, ये बताओ फटाफट से, क्या काम करता है जिब्रेलिन हार्मोन? बताइए बताइए, जिब्रेलिन क्या काम करता है? तो ये जो हमारा पैथोजन है ना, ये जिब्रेलिन को सिक्रीट करता है। जिब्रेलिन क्या करता है? स्टेम इलोंगेशन कर देता है, जो ये सीडलिंग्स होते हैं इनको और भी लंबा कर देता है। तो अब इस डिजीज को हमने क्यों बोला फुलिश सीडलिंग डिजीज? क्योंकि इसमें क्या होता है, जब ये पैथोजन आता है तो ये जो सीडलिंग्स हैं या जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स को बहुत लंबा लंबा कर देता है। वो प्लांट्स पतले हो जाएंगे और लंबे हो जाएंगे और खुद ही लुढ़क जाएंगे, खुद ही गिर जाएंगे। इसीलिए इसका नाम रखा है फुलिश सीडलिंग डिजीज। क्योंकि इस डिजीज में क्या होता है कि जो इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं वो नॉर्मल प्लांट के मुकाबले में बहुत लंबे हो जाते हैं, और अल्टीमेटली जब वो बहुत पतले और बहुत लंबे हो जाएंगे तो ये बिल्कुल क्या करेंगे, एकदम से नीचे की तरफ को गिर जाएंगे या टॉपर डाउन हो जाएंगे। तो इसी डिजीज को हम क्या बोल देते हैं? बकाने डिजीज बोल देते हैं, या फिर इसी डिजीज को हम क्या बोल देते हैं? फुट रॉट बोल देते हैं। तो यहां पे आपको क्लियर हो गया कि फुट रॉट डिजीज क्या होती है, या बकाने डिजीज क्या है, या फुलिश सीडलिंग डिजीज क्या है, और किस पैथोजन से होती है, और क्या सिम्टम्स हैं। सबको समझ में आया है? यहां तक क्लियर है? बताइए, यहां तक समझ आया सबको? अब देखो, हमने अब एक क्रॉप यानी कि हमने अभी अभी राइस की सारी डिजीज को बहुत अच्छे से कवर किया है। अब जब आप देखो फर्स्ट टाइम इसको रिवाइज करोगे तो कैसे रिवाइज करना है? थ्योरी भी देखनी है नोट से, और अपने टेबल्स से भी समझना है कि किस चीज में हमने क्या पढ़ा है, फोटोज देख के रिवाइज करना है। और जब आप अल्टीमेट फाइनल रिवीजन देंगे उस टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ टेबल पे फोकस करना है। जब आपको सारी चीजें एकदम फिट बैठ गई होंगी या समझ में आ गई होंगी तो आपको सिर्फ और सिर्फ नोट से रिवीजन करना है। तो नोट्स आप लोग, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, जैसे ये नोट्स बनाए गए हैं बिल्कुल ऐसे ही नोट्स बनाइएगा, राइट। चलिए, अब हम दूसरी जो हमारे पास में क्रॉप है दैट इज वीट की जो डिजीजेस हैं इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, कि वीट की डिजीजेस हमारे पास में कौन कौन सी हैं और क्या क्या हमारे पास में यहाँ पे चीजें हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, राइट। चलिए करें हम वीट के बारे में डिस्कस। ओके, अच्छा, कुछ लोग थम्स डाउन क्यों करें? क्या वो समझ में नहीं आया क्या? क्या बोल रहे हैं? ठीक है, अच्छा, जो बोल रहे हैं कि मैम राइस जो है वो फील्ड में रहता है तो उसकी वजह से प्लांट गिरता क्यों नहीं? अरे उसकी रिक्वायरमेंट ही वही है ना, कि उसको रिक्वायरमेंट ही वैसी है कंडीशंस की, उसे सर्वाइव ही वैसे करना है। ओके, सो अब हम बात कर रहे हैं वीट की डिजीजेस की। सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पे कि कौन कौन से लिस्ट ऑफ डिजीजेस है जो वीट में आती है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि कौन कौन से हमारे पास में कॉजल ऑर्गेनिजम्स हैं। अभी एक बच्चा एक और बोल रहा है कि मैम राइस में हमारी खैरा डिजीज भी तो है और ब्राउनिंग भी तो है। तो आप शायद एक बात भूल रहे हो कि मैं आपको लास्ट में होमवर्क भी देती हूँ, तो जो भी डिसऑर्डर्स वगैरह हैं और निमेटोड से होने वाली डिजीज हैं वो मैं आपको लास्ट में होमवर्क की फॉर्म में दूंगी,
है ना। एक बोल भी रहे हैं कि कल आपने निविटोड वाला का होमवर्क दिया था, दूंगी अभी लास्ट में दोबारा होमवर्क दूंगी ना, क्योंकि हम ऐसे कवर करेंगे चीजों को ताकि बहुत अच्छे से हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाए। अब मेरे को थोड़ा सा टाइम दो ताकि मैं भी चीजों को कवर कर पाऊं, उसके बाद में बात करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि डिसीजेस कौन कौन सी है वीट में, तो वीट की डिजीजेस जो हैं, एक तो ब्लैक रस्ट या फिर स्टेम रस्ट है। आप सबने सुना है वीट में 3 टाइप के रस्ट आते हैं। कौन कौन से रस्ट होते हैं? एक तो आपने ब्लैक रस्ट सुना होगा, एक आपने येलो रस्ट सुना होगा और एक आपने ब्राउन रस्ट सुना होगा। तो 3 टाइप के रस्ट आते हैं, हम सबको पता है। उसके बाद में स्मट दिया है, बंट दिया है, फ्लैग स्मट दिया है, हिल बंट दिया है और पाउडरी मिल्ड्यू दिया है। अब देखो, जब भी आप जाओगे ना वीट की डिजीजेस को देखने, तो जब आप रिसोर्सेज को सर्च करोगे ना, तो वीट की डिजीजेस में आपको दुनिया भर की डिजीजेस मिल जाएंगी। अब आपको डिसाइड क्या करना है कि कौन सी डिजीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट डिजीज है। अब आपको ये डिसाइड यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे जो आपकी इंपॉर्टेंट डिजीजेस हैं उनकी मैंने लिस्ट यहाँ पे दे दी है। इसके अलावा हमारे पास में जो फ्यूजेरियम हेड ब्लाइट है, FHB डिजीज, जिसको हम स्कैब डिजीज भी बोलते हैं, वो भी यहाँ पे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिजीज है जिसको हम डिस्कस करेंगे बीच में। तो यहाँ पे देखो एक लिस्ट दे दी गई है। अब पैथोजन के नाम की तरफ हम ध्यान देते हैं और पैथोजन के नाम को याद करेंगे। अब जो तरीका मैंने आपको बताया है बिना चीटिंग के, आप सेम तरीका फॉलो करेंगे कि जैसे मैं पैथोजन का नाम बोलूंगी आप भी उसी नाम को रिपीट करेंगे और लिखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले तो दिया है ब्लैक रस्ट या फिर स्टेम रस्ट। ब्लैक रस्ट या फिर स्टेम रस्ट की जब हम बात करते हैं तो इसका पैथोजन है पक्सीनिया ग्रामिनीस ट्यूटिसाई। ब्लैक रस्ट या स्टेम रस्ट में क्या है? पक्सीनिया ग्रामिनीस ट्यूटिसाई। FSP क्या लिखा है अभी बताती हूं थोड़ी देर में। दूसरा येलो रस्ट, जिसको स्ट्राइप रस्ट बोल दिया, इसका पैथोजन है पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस। अब देखो, जब मैंने बोला कि येलो रस्ट को स्ट्राइप रस्ट भी बोलते हैं, तो यहां पे भी स्ट्राई आ रहा है, यहां पे भी स्ट्राई आ रहा है। तो मैं याद रख सकती हूं कि जब भी हम स्ट्राइप रस्ट की बात करेंगे या जब भी हम येलो रस्ट की बात करेंगे तो उसका जो पैथोजन होगा वो होगा पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस। क्या होगा? पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस। अगला ऑरेंज रस्ट या फिर लीफ रस्ट। अब ऑरेंज रस्ट है या लीफ रस्ट है या इसी को हम बोल देते हैं ब्राउन रस्ट। तो ऑरेंज रस्ट है, लीफ रस्ट है या ब्राउन रस्ट है, इसका पैथोजन है पक्सीनिया रिकॉन्डिटा। और यहाँ पे ऑरेंज में O आ रहा है, रिकॉन्डिटा में भी O आ रहा है, तो ऐसे याद रखना। ठीक है, तो हमने 3 रस्ट की बात कर ली। एक हमने पढ़ा ब्लैक रस्ट या स्टेम रस्ट, जो किससे होता है? पक्सीनिया ग्रामिनीस ट्यूटिसाई से होता है। दूसरा बोला येलो रस्ट या फिर स्ट्राइप रस्ट, जो किससे होता है? पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस से होता है। तीसरा बोला ऑरेंज रस्ट या फिर ब्राउन रस्ट, जो किससे होता है? पक्सीनिया रिकॉन्डिटा से होता है। ये 3 रस्ट के बारे में हमने जान लिया और हमने नाम यहाँ पे याद कर लिए। क्या आप लोगों ने रिपीट किया मेरे पीछे से जो मैंने बोला? फटाफट से बता दो थम्स अप करके कि हाँ मैम, जो आपने बोला वो नाम हमने रिपीट किए और रिवाइज किया। अभी बोला आपने बेटा जो मैंने आपको बोला कि ये डिजीज है, ये पैथोजन है, ये डिजीज है, ये पैथोजन है, लिखा कहीं पे, बोल के प्रैक्टिस किया? हाँ जी, किया प्रैक्टिस बेटा? देखो, आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करवा रही हूं, मुझे ये नाम याद है। मैं चाहती हूं कि मेरे साथ साथ आप लोगों के लिए भी यूजफुल हूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको भी काम आए, इसीलिए आपसे मैं बार बार ये चीजें पूछ रही हूँ ताकि आपको इस चीज की थोड़ी सी आदत डल जाए और आप नाम से घबराए नहीं और आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस हैं वो सही हो। ठीक है, तो देखो जब मैं आपको बोल रही हूँ या इंटरेक्ट कर रही हूँ, आई वांट कि आप थोड़ा सा रिस्पॉन्स दो ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपने ये चीज फॉलो की है। ओके, चलिए, तो 3 नाम आपको याद हो गए सबको। ओके, अब आते हैं लूज स्मट पे। अब मुझे बताओ कोई ही ऐसा होगा जिसने लूज स्मट में अस्टिलागो ट्रिटिसाई का नाम रेयरली नहीं सुना होगा? कोई ऐसा होगा जिसको नहीं पता होगा? मैक्सिमम को पता होगा। तो लूज स्मट का जो पैथोजन है अस्टिलागो ट्रिटिसाई है। अब यहाँ पे भी आपके 2-3 डाउट्स क्लियर करूंगी।
अगला हमारे पास में है करनाल बंट। करनाल बंट में कौन है? न्यूवासिया इंडिका। ठीक है। अगला है फ्लैग स्मट। फ्लैग स्मट किससे होता है? यूरोसिस्टिस एग्रोपाइडी। हिल बंट, टिलेशिया केरिस एंड टिलेशिया फिटिडा। पाउडरी मिल्ड्यू, या तो एरिसिफे ग्रामिनिस लिखा होगा या ब्लूमेरिया ग्रामिनिस लिखा होगा। अब आते हैं कुछ टेक्निकल चीजों के ऊपर। सबसे पहले ब्लैक रस्ट में लिखा है एफएसपी, इसका मतलब क्या है? एफएसपी स्टैंड्स फॉर फॉर्मा स्पेशलिस। एफएसपी का मतलब होता है फॉर्मा स्पेशलिस्ट। फॉर्मा स्पेशलिस्ट का क्या मतलब होता है? जैसे देखो रस्ट है ना, अब रस्ट में भी क्या है? वैरायटी ऑफ आगे स्ट्रेन्स होंगी जो क्या करेंगी? अलग अलग होस्ट के ऊपर अटैक करेंगी। जैसे अगर पक्सिनिया ग्रामिनिस एफएसपी लिखा है ट्रिटिसाई, उसका मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ वीट पे अटैक करता है। अगर लिखा होता पक्सिनिया ग्रामिनिस और आगे लिखा होता हॉर्डाई, दैट मीन्स कि ये सिर्फ और सिर्फ बार्ले पे अटैक करता है। तो एफएसपी का मतलब होता है कि जिस भी होस्ट के ऊपर ये अटैक कर रहा है या जिस भी क्रॉप के ऊपर ये डिजीज कॉज कर रहा है। तो यहाँ पे एफएसपी ट्रिटिसाई लिखा है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ वीट पे अटैक करेगा, ये और किसी क्रॉप के ऊपर नहीं आएगा। जो ये वाला है एफएसपी ट्रिटिसाई वाला है। अगर एफएसपी यहाँ पे हॉर्डाई लिखा होता, दैट मीन्स वो सिर्फ और सिर्फ बार्ले पे आता। ये मतलब समझ गए एफएसपी का मतलब क्या होता है। अब कुछ बुक्स में आप देखोगे कि जो लूस मट है इसमें लिखा होता है अस्टिलागो ट्रिटिसाई की जगह अस्टिलागो न्यूडा ट्रिटिसाई। अब आपको क्या कभी लगता है कि ये न्यूडा क्यों लिखा है, ट्रिटिसाई क्यों लिखा है? तो ये कंफ्यूजन भी दूर कर देती हूँ। जब स्टार्टिंग में लूस मट के बारे में बात चल रही थी कि कौन से स्पीशीज में आना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो पहले इसको रखा गया अस्टिलागो न्यूडा में, फिर रखा गया अस्टिलागो ट्रिटिसाई में, फिर एक साइंटिस्ट आए उन्होंने क्या लिख दिया इसको अस्टिलागो न्यूडा ट्रिटिसाई। लेकिन बाद में इसको दोबारा से जो अभी नाम किया गया, मतलब जो लेटेस्ट मतलब कि बाद में जो नाम चेंज हुआ वो नाम रखा गया अस्टिलागो ट्रिटिसाई। इसीलिए कुछ बुक्स में आप देखोगे अभी भी अस्टिलागो न्यूडा ट्रिटिसाई लिखा होता है, लेकिन अगर आप सिंपल भी पढ़ेंगे ना अस्टिलागो ट्रिटिसाई तो भी चलेगा। यहां तक समझ आ गया। अब क्योंकि हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं तो थोड़ा सा ओवरव्यू तो बनता है, थोड़ी थोड़ी चीजें तो जानना हमें भी बनता है कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं या क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हम आगे चढ़ के पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखो ब्लैक या फिर स्टेम रस्ट की अगर हम बात करते हैं, इस डिजीज को बोला जाता है किलर डिजीज ऑफ व्हीट। इस डिजीज को बोला जाता है किलर डिजीज ऑफ व्हीट। येलो रस्ट की बात करते हैं तो इस डिजीज को बोला जाता है स्ट्राइप रस्ट। ऑरेंज रस्ट की बात करते हैं, सबसे पहले ऑरेंज रस्ट देखने को मिलता है। तो ऑरेंज रस्ट जो है ये हमें सबसे पहले अर्लीस्ट इन अपीयरेंस देखने को मिलता है, राइट। अब आते हैं हमारे पास में लूस मट के ऊपर। तो लूस मट का जो सबसे कॉमन आपने चीजें पढ़ी होंगी, जो ब्रॉड सा ओवरव्यू है वो दे देती हूं। लूस मट कैसी है आपने सुना होगा कि मोनोसाइक्लिक डिजीज है। दूसरा आपने लूस मट के बारे में सुना होगा कि ये कैसी डिजीज है, इंटरनली सीड बॉर्न है। तीसरा आपने जो पॉइंट हमेशा सुना ही होगा, क्या सुना होगा कि इसमें सीड ट्रीटमेंट किया जाता है विटावेक्स के साथ, राइट। ये पॉइंट सबने सुने होंगे, कुछ पॉइंट हम यहां पे और ऐड करेंगे। नेक्स्ट करनाल बंट की जब हम बात करते हैं तो करनाल बंट को पार्शियल बंट बोला जाता है और इसी डिजीज को बोला जाता है कैंसर ऑफ व्हीट, राइट। फ्लैक्स मट की बात करें, पैथोजन याद रखना है यूरोसिस्टिस एग्रोपाइडी, राइट। अब हम जब इन क्रॉप्स की डिजीजेस को अब कवर करेंगे तो यहां पे हम और भी पॉइंट्स को ऐड ऑन करेंगे।
और जब आप देखोगे हम वीट रस्ट के बारे में कवर करेंगे ना, तो बहुत सारी नई नई चीजें हम आज अभी जानेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो ब्लैक रस्ट की अगर हम बात करते हैं, तो वीट का जो ब्लैक रस्ट है उसको स्टेम रस्ट क्यों बोला जाता है, सबसे पहले इसी बात पे हम चर्चा करेंगे। देखो, वीट का जो ब्लैक रस्ट है उसको स्टेम रस्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो इसके सिम्टम्स है ना, वैसे तो ये बाकी पार्ट्स पे भी आते हैं, बट प्रीडोमिनेंटली यानी कि जो मेनली इसके सिम्टम्स है वो हमें स्टेम पोर्शन पे देखने को मिलते हैं। इसीलिए ये जो वीट का ब्लैक रस्ट है इसे स्टेम रस्ट बोला जाता है। तो वीट का जो ब्लैक रस्ट है इसे स्टेम रस्ट बोला जाता है, क्योंकि इसके केस में जो हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वैसे तो स्टेम पे भी देखने को मिलते हैं, लीफ पे भी देखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंटली अगर हम बात करें तो हमें स्टेम पोर्शन पे प्रीडोमिनेंटली इसके जो सिम्टम्स है वो देखने को मिलते हैं। इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, स्टेम रस्ट बोल देते हैं। अब जब हम स्टेम रस्ट की बात कर रहे हैं तो स्टेम रस्ट में सिम्टम कैसे आते हैं, सबसे पहले अगर आप देखोगे वीट के स्टेम रस्ट में तो आपको येलो कलर के पस्ट्यूल्स देखने को मिलते हैं या येलो कलर के स्पोर्स देखने को मिलते हैं। ये जो येलो कलर के स्पोर्स आपको शुरुआत में देखने को मिलते हैं इनको बोला जाता है यूरिडोस्पोर्स, यानी कि जो आपको येलो कलर के पस्ट्यूल्स देखने को मिलते हैं इनको बोला जाता है यूरिडोस्पोर्स। अब याद करो, मैंने कभी तो आपकी क्लास में बोला था कि जब सीजन खत्म हो जाता है तो हमारे पास में पढ़ाया भी था कि जो टीलियोस्पोर्स हैं वो बनते हैं जो कि ब्लैक कलर के होते हैं। तो हमने बोला था कि स्टार्टिंग में अगर हम देखेंगे तो हमें येलो कलर के जो यूरिडोस्पोर्स हैं वो देखने को मिलेंगे, और अगर हम टीलियोस्पोर्स की बात करते हैं तो जैसे ही सीजन एंड होने वाला होगा या अगर हम ओवर विंटरिंग स्पोर्स की बात करेंगे तो हमें ब्लैक कलर के जो ओवर विंटरिंग स्पोर्स हैं वो देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं थ्योरी में क्या लिखा है। तो यूरिडियल पस्ट्यूल्स और सोराई आर ओवल टू स्पिंडल शेप्ड एंड डार्क रेडिश टू ब्राउन या रस्ट इन कलर। तो ये जो कलर है ना, जैसे येलोइश या आपका ऑरेंज जैसे कलर का भी हो सकता है, रस्ट कलर का भी हो सकता है, बट कॉमनली हम यहाँ पे येलो लेके चल रहे हैं कि ऑरेंज से कलर के येलोइश जैसे हमें पस्ट्यूल्स देखने को मिल रहे हैं। ये जैसे कि हमने रस्ट में पढ़ा था कि एपिडर्मिस से क्या करते हैं, इरप्ट करते हैं, और उसके बाद में जो भी टेटर टिश्यू है उसके आसपास हमें स्पोर्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं तो नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है कि जैसे इन्फेक्शन बढ़ेगा तो एडवांस कंडीशंस में टीलियोस्पोर्स बनेंगे। अब हमने क्या बोला था कि जो टीलियोस्पोर्स होते हैं वो ओवरविंटरिंग स्पोर्स होते हैं। तो यहाँ पे जैसे इन्फेक्शन बढ़ेगा तो एंड ऑफ द सीजन में आपको कैसे स्पोर्स देखने को मिलेंगे, ओवरविंटरिंग स्पोर्स देखने को मिलेंगे या फिर टीलियोस्पोर्स देखने को मिलेंगे। और ये जो टीलियोस्पोर्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ब्लैक इन कलर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें इस तरह से इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, ब्लैक रस्ट बोल देते हैं, या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, स्टेम रस्ट बोल देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्लियर हो गया कि ब्लैक रस्ट क्या होता है या फिर स्टेम रस्ट क्या होता है। अब देखो इसके बारे में अगर मैं 2-3 आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताऊं, जस्ट अ मिनट। ब्लैक रस्ट के बारे में या स्टेम रस्ट के बारे में अगर हम एक ओवरव्यू से लेना चाहें तो क्या इसमें यूरिडोस्पोर्स और टीलियोस्पोर्स दो ही चीजें बनती है? नहीं। सबसे पहले तो ये फंगस कैसा है, हेट्रोशियस फंगस है। हेट्रोशियस फंगस का मतलब क्या होता है कि ऐसा फंगस जिसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की जरूरत होती है, और ये जो दो होस्ट होते हैं ये डिफरेंट फैमिली के होस्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे प्राइमरी होस्ट की बात करते हैं तो वीट रस्ट में जो प्राइमरी होस्ट है वो क्या है, वीट है। अगर आप बोलोगे कि मैम ग्रासेस में भी आता है तो मैं इसको प्राइमरी में ही डालूंगी ग्रासेस को, क्योंकि सेम फैमिली है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऑल्टरनेट होस्ट की बात कर रही हूं तो ऑल्टरनेट होस्ट का सीधा सीधा मतलब है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, डिफरेंट फैमिली की बात कर रहे हैं।
तो ऑल्टरनेट होस्ट की जब भी बात करेंगे तो ऑल्टरनेट होस्ट क्या होगा यहां पे, बार्बरी। याद रखना कि वी ट्रस्ट में जो प्राइमरी होस्ट है वो क्या होता है, आपका वीट होता है, और ऑल्टरनेट होस्ट हमारे पास में कौन होता है, बार्बरी होता है। और ऐसा फंगस जिसको लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट का रिक्वायरमेंट होता है, ऐसे फंगस को हम बोलते हैं हेट्रोशियस फंगस। तो हेट्रोशियस फंगस क्या करते हैं, 2 होस्ट के ऊपर अपना लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट करते हैं, 2 होस्ट के ऊपर। अब अगर मैं आपको बोलूं कि हेट्रोशियस नेचर किसने बताई थी, तो एंटोन डी बेरे। एंटोन डी बेरे ने आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि हेट्रोशियस नेचर ऑफ रस्ट फंजाई के बारे में बताया था। तो जो हमारे फादर हैं ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी, एंटोन डी बेरे, उन्होंने बताया था हेट्रोशियस नेचर ऑफ रस्ट फंगस के बारे में। अब एक बच्चा बोल रहा है मैम कौन से स्पोर्स आते हैं, अभी बताऊंगी इसके बाद में, ठीक है, कि कौन कौन से स्पोर्स हैं। ठीक है, नाउ अगली बात करते हैं कि कौन कौन से स्पोर्स हैं। इस पर अगली बात करते हैं कि कौन कौन से हमारे पास में स्पोर्स हैं। तो देखो, ये जो रस्ट फंगस है ये क्या करता है, 5 टाइप के स्पोर्स बनाता है। अब क्योंकि ये 5 टाइप के स्पोर्स बनाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है मैक्रोसाइक्लिक रस्ट। ठीक है, 5 टाइप के स्पोर्स बनाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है मैक्रोसाइक्लिक रस्ट। अब 5 टाइप के स्पोर्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन से स्पोर्स बनाता है, PAU, ऐसे याद रखेंगे, PAU, TB, ठीक है, यूनिवर्सिटी भी एक आपको पता है, तो ऐसे याद रखेंगे PAU TB। चलो, अब यहां से हमें क्लियर हो गया कौन कौन से स्पोर बनाता है, और यहां से मैं आपको और चीजें भी समझाऊंगी। P फॉर पिकनियोस्पोर्स, A फॉर एशियोस्पोर्स, U फॉर यूरिडोस्पोर्स, T फॉर टीलियोस्पोर्स, एंड B फॉर बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है, यानी कि हमारे पास में जो स्पोर्स बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं, 5 टाइप के, पिकनियोस्पोर्स, एशियोस्पोर्स, यूरिडोस्पोर्स, टीलियोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। याद हो गया, ठीक है, PAU TB। अब जो किरण बोल रहे हैं मैम UTB PA तो मैं जानबूझ के आपको PAU TB बता रही हूं, रीजन है इसका। रीजन क्या है अभी बताती हूं। जब आप इन स्पोर्ट्स को पढ़ते हैं आप देखेंगे कि ये जो स्टेज है, एशियोस्पोर से अगर हम बात करते हैं तो ये है स्टेज 1, ये इस स्टेज को बोलते हैं स्टेज 2, इसको बोलते हैं स्टेज 3 और इसको बोलते हैं स्टेज 4। तो मैंने आपको जानबूझ के यही सीक्वेंस बताया क्योंकि यहाँ पे हमें स्टेजेस पता होनी चाहिए कि कौन से स्टेज 0 है, कौन से 1 है, कौन से 2 है, कौन से 3 है, कौन से 4 है। तो आपको यहां तक पता चल गया होगा कि जब हम स्टेजेस की बात करते हैं तो यहाँ पे ये जो पिकनियोस्पोर वाली है ये है स्टेज 0। अब आप बोलेंगे कि मैम इसका नाम हमने स्टेज 0 क्यों रखा, जब हमने सीक्वेंस में रखा है 1 2 3 4 तो इसको 5 ही लिख देते। अब क्या हुआ कि जब ये स्टेज डिस्कवर हुई ना, ये स्टेज हुई बाद में डिस्कवर, जॉन क्रेगी ने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। तब तक ये जितनी भी स्टेजेस हैं इनको नंबर वाइज दे दिया गया था 1 2 3 4। अब उन्होंने बोला कि अगर हम इस स्टेज को, जो पिकनियोस्पोर्स हमने डिस्कवर की है, अगर हम इस स्टेज को कोई नंबर दे देते हैं, 1 दे देते हैं, तो बाकी सारी स्टेजेस का नंबर चेंज हो जाएगा और लोग हो सकता है इससे कंफ्यूज हो जाएं। तो क्या किया गया, जो सीक्वेंस 1 to 4 था उसको वैसे चलने दिया। ठीक है, कि जो भी हमारे पास में सीक्वेंस है वही चलने दो और इसको स्टेज 0 नाम दे दिया गया।
डिस्कवर बाद में हुई, लेकिन ताकि सीक्वेंस हमारा ना बिगड़े इसीलिए जो स्टेज 0 है वो यहाँ पे नाम दे दिया गया। तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर हुआ कि 2 होस्ट हैं इसलिए हेट्रोशियस बोला, और 5 टाइप के स्पोर्स बन रहे हैं इसीलिए हमने इसको मैक्रोसाइक्लिक बोला। अभी जो 5 टाइप के स्पोर्स हैं इसमें कौन सा स्टेज 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया। अब आगे बात करते हैं कि क्या क्या हमें इसके बारे में चीजें पता होनी चाहिए। अब देखो, जब मैं लाइफ साइकिल समझाऊंगी वहां पे भी आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। आपको क्या पता होना चाहिए कि ये जो यूरिडोस्पोर्स है ये होते हैं रिपीटिंग स्पोर्स। रिपीटिंग स्पोर्स का मतलब है कि आपसे कोई पूछे कि सीजन में बार बार इन्फेक्शन कौन कर रहा है या सेकेंडरी इन्फेक्शन किसकी वजह से हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो यूरिडोस्पोर्स है ये सीजन में बार बार इन्फेक्शन कॉज करते हैं, या फिर जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है ये यूरिडोस्पोर्स के कारण होता है। टीलियोस्पोर्स, टीलियोस्पोर्स को बोलते हैं ओवर विंटरिंग स्पोर्स, यानी कि जब सीजन खत्म हो जाएगा, वीट आपका ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, तो कौन से स्पोर्स बनेंगे हमारे पास, बनेंगे टीलियोस्पोर्स। टीलियोस्पोर्स क्या है, ओवर विंटरिंग स्पोर्स हैं। ठीक है, यहां तक समझ आ गया सबको। एक बोल रहे हैं कि मैम इसमें बैरबरी पे जाता है, हाँ पहले सुन तो लो ना, उसके बाद मैं देखती हूँ आपके डाउट्स क्या है, पहले ये तो कवर करने दो मुझे। तो टीलियोस्पोर्स हमारे क्या है, ओवर विंटरिंग स्पोर्स है, एंड ऑफ द सीजन में हमें यहाँ पे स्पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं बाकी स्पोर्ट्स के बारे में। तो देखो, अब हमारे पास में बेसिडियोस्पोर्स, तो देखो जब टीलियोस्पोर्स जर्मिनेट करते हैं तो टीलियोस्पोर्स जर्मिनेट करके क्या बना देते हैं, हमारे पास बेसिडियोस्पोर्स बना देते हैं। जब भी टीलियोस्पोर्स जर्मिनेट करेंगे वो बेसिडियोस्पोर्स बनाएंगे। अब आते हैं पिकनियोस्पोर्स पे और एशियोस्पोर्स पे। अगर हम बारबरी की बात करते हैं ना, तो बारबरी में याद रखना, बारबरी में जो अपर सरफेस ऑफ द लीफ है, ऊपर वाला जो हिस्सा है, वहां पे हमें जो पिकनियोस्पोर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। और पिकनियोस्पोर्स आप सबको पता है सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। पिकनीडियो नहीं बोला, पिकनीडियो तो एसेक्सुअल है, यहां पे पिकनियोस्पोर्स बोला, यानी कि हम सेक्सुअल स्पोर्स की बात कर रहे हैं। और दूसरा लिखा है एशियोस्पोर्स, तो एशियोस्पोर्स जो होते हैं वो बारबरी में लोअर लीफ सरफेस पे हमें देखने को मिलते हैं। यूरिडोस्पोर्स की बात करें, यूरिडोस्पोर्स वीट पे आएंगे, टीलियोस्पोर्स भी वीट पे आएंगे और जर्मिनेट करके बेसिडियोस्पोर्स बनाएंगे, जो बेसिडियोस्पोर्स फर्दर क्या करेंगे, सॉइल में चले जाएंगे। तो यहां पे हमने 5 टाइप के स्पोर्स और उनका रोल क्या है उस बारे में थोड़ा सा क्लियर कर लिया। अब मुझे बताओ, यहां तक पता चला? फिर मैं आपको भी लाइफ साइकिल से पूरी ये चीज दोबारा रिपीट करके समझाऊंगी। यहां तक समझ में आया? बोलिए, क्लियर है बच्चों यहां तक? डन? ओके, सो अब इसी चीज को मैं आपको लाइफ साइकिल से समझाऊंगी कि कैसे होता है। देखो, तो यहां पे जब आप फोटो देख रहे हैं तो इस फोटो में आपको क्या देखने को मिल रहा है? एक तो आपको वीट देखने को मिल रहा है और दूसरा आपको यहां पे बारबरी देखने को मिल रहा है। तो 2 होस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, इसीलिए यहां पे हमने क्या बोल दिया कि ये जो रस्ट है हेट्रोशियस रस्ट है। या आपसे क्वेश्चन यहां से क्या पूछा जाएगा कि ऑल्टरनेट होस्ट क्या है वीट रस्ट के लिए। तो यहां पे जो ऑल्टरनेट होस्ट है वीट रस्ट के लिए, हमने क्या बोला कि एक तो बारबरी कहां गया, ये बारबरी है, तो हेट्रोशियस रस्ट है। 2 चीज हमें क्लियर हो गई। दूसरा क्या बोला, 5 टाइप के स्पोर्स बनते हैं। चलो अब देख लेते हैं कहां पे बन रहे हैं, कौन बन रहे हैं। देखो, एक तो लिखा है यूरिडोस्पोर्स। क्या बोला, यूरिडोस्पोर्स क्या है, रिपीटिंग स्पोर्स है, वीट पे बन रहे हैं। ठीक है जी, यूरिडोस्पोर्स पता चल गए। दूसरा बोला कि एंड ऑफ द सीजन में जाके टीलियोस्पोर्स बनेंगे। ठीक है जी, एंड ऑफ द सीजन में जाके ब्लैक कलर के हमें टीलियोस्पोर्स देखने को मिले। देन हमने बोला कि जब ये जर्मिनेट किए तो यहां पे हमें बेसिडियोस्पोर्स देखने को मिले। ठीक है जी, जब जर्मिनेट किए बेसिडियोस्पोर्स बन गए। अब लाइफ साइकिल कहां से शुरू हो रही है, बारबरी से। अब क्या हुआ, जो बारबरी था यहां पे अपर लीफ सरफेस पे आप देखोगे तो हमें पिकनियोस्पोर्स देखने को मिले।
और लोअर लीफ सरफेस पे देखोगे तो यहाँ पे आपको एशियोस्पोर्स देखने को मिले। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 5 टाइप के स्पोर्स देखने को मिले। क्लियर हो गया? कौन कौन से? यूरिडियोस्पोर्स, टीलियोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, पिकनियोस्पोर्स एंड एशियोस्पोर्स। तो 5 टाइप के स्पोर्स यहां बन रहे हैं, इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया? मैक्रोसाइक्लिक रस्ट बोल दिया। तो हमें ये सारा क्लियर हो गया यहां से कि व्हीट रस्ट में, ब्लैक स्टेम ऑफ रस्ट में कौन कौन से स्पोर्स बनते हैं। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से क्या है, इंडिया में तो बारबरी है ही नहीं, तो चलो जब हमने बात की थी लेजिस्लेटिव कंट्रोल की, तो हमने बोला था कि लोगों ने कंट्रोल में क्या बोला कि जो झाड़ियां हैं हमारे वीट के आसपास की, उनको काट दिया जाए बारबरी को, क्योंकि जहां जहां ये झाड़ियां हैं वहां वहां रस्ट ज्यादा आ रहा है। अब यहाँ पे तो ये झाड़ियां है ही नहीं, तो इंडिया में रस्ट कैसे आता है? बहुत टाइम तक ये कंफ्यूजन था, बहुत टाइम तक यही सोच में लोग रहे कि कैसे रस्ट आ रहा होगा, क्या हो रहा होगा। फिर हमारे पास एक साइंटिस्ट हैं, आप सबने सुना होगा करमचंद मेहता जी के बारे में, सबने सुना है केसी मेहता के बारे में। तो केसी मेहता ने इस गुत्थी को सॉल्व किया था कि कैसे हर साल रीअकर होता है रस्ट, यानी कि जो रीअकरेंस है रस्ट का, इस मिस्ट्री को, इस गुत्थी को किसने सुलझाया था? करमचंद मेहता ने सुलझाया था। अब उन्होंने क्या बोला इस बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उन्होंने बोला कि देखो, जब हम बात कर रहे हैं रस्ट की, यहां तो बारबरी है ही नहीं, तो कहां से स्पोर्स जा रहे हैं, कैसे डेथ हो रही है, ये उन्होंने बताया कि देखो जब गर्मियां होती है ना, अब 2 एग्जाम्पल ले लो, जैसे प्लेन्स हैं और हिल्स हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि जब हम प्लेन्स की बात करते हैं और हिल्स की बात करते हैं, यानी कि मैदानी क्षेत्रों की बात करते हैं और पहाड़ों की बात करते हैं, जब गर्मियां आएंगी तो गर्मी कहां ज्यादा होगी? क्या वो मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा होगी या आपके हिल्स में ज्यादा होगी? क्या गर्मी प्लेन में ज्यादा होगी या हिल्स में ज्यादा होगी? पहले मुझे ये बताओ, कहां पे ज्यादा होती है गर्मियां? जल्दी से बताइए। आपको पता है कि जब भी गर्मी होती है लोग हमेशा पहाड़ों की तरफ जाते हैं, क्यों भाई? क्या है ऐसा पहाड़ों में? हाँ, पहाड़ों में गर्मी जो आपके प्लेन्स हैं उनके कंपैरिजन में कम होती है, यानी कि जो आपके प्लेन्स हैं वहां पे गर्मी ज्यादा होती है। तो केसी मेहता जी ने क्या बताया कि हमारे पास में ये जो यूरिडोस्पोर्स हैं, जब ये प्लेन्स में होते हैं ना, तो जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो उस टाइम पे ये जो यूरिडोस्पोर्स हैं इनकी डेथ हो जाती है। यानी कि प्लेन्स में क्या होगा, जब गर्मी ज्यादा होगी तो यूरिडोस्पोर्स मर जाएंगे। लेकिन वहीं अगर हम पहाड़ों की बात करें तो हिल वाले एरिया में क्या होगा, ये जो यूरिडोस्पोर्स हैं ये सरवाइव कर जाएंगे। अब क्या होता है, ध्यान से सुनना, पहाड़ों में भी वीट लग रहा है और मैदानी क्षेत्रों में भी वीट लग रहा है। अब उन्होंने बोला कि जो पहाड़ी वाले एरिया है ना, वहां पे ये जो वीट है ये थोड़ा सा पहले लगा देते हैं, और जो ये प्लेन वाले एरिया है यहाँ पे जो वीट होता है थोड़ा सा लेट लगाया जाता है। तो क्या हुआ, जब हमने पहाड़ों की बात की, यहाँ पे हमने मान लो सोइंग कर दी सितंबर से अक्टूबर के बीच में, और उस टाइम पे जो इन्फेक्शन था वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर सरवाइव कर रहा था, वॉलंटियर प्लांट्स के ऊपर सरवाइव कर रहा था जो हमारा वीट था। अब क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, हमने सोइंग कर दी सितंबर अक्टूबर में, और जो मैदानी एरियाज हैं वहां पे हमने सोइंग की कब, अक्टूबर से नवंबर के बीच में। अब इसके बाद में क्या हुआ, जैसे यहाँ सितंबर अक्टूबर में जब मैंने सोइंग की और मेरे जो प्लांट्स हैं वो 1 महीने के हो गए, उस टाइम पे मैंने क्या किया, प्लेन एरिया में सोइंग की। अब क्या हुआ, जैसे ही ये प्लांट 2 महीने का होगा, ये प्लांट मेरा 1 महीने का हो जाएगा, और यहाँ पे क्योंकि पहले से इन्फेक्शन है तो ये इन्फेक्शन इन प्लांट्स के ऊपर भी आ जाएगा। अब यहाँ पे जब तक कोई ये प्लांट्स बड़े होंगे ना, तब तक कोई ये जो प्लांट्स हैं इन सब में इन्फेक्शन आ चुका होगा, और जैसे ही हवाएं चलेंगी वैसे ये जो रस्ट के स्पोर्स हैं ये भारी मात्रा में हिल से प्लेन्स की तरफ को आ जाएंगे। तो ये जो चीज है ये आपकी सॉल्व की थी केसी मेहता ने,
कि क्या हो रहा है, जो यूरिडोस्पोर्स है वो मैदानी क्षेत्रों में गर्मियों में सरवाइव नहीं कर पा रहे, तो वो क्या कर रहे हैं, जैसे ही आपके जो हिल्स में सोइंग हो रही है तो आसपास जहां स्पोर्स पड़े हैं वो क्या कर रहे हैं, इन्फेक्शन कर रहे हैं वीट क्रॉप में, और जैसे वो क्रॉप बड़ी हो जा रही है तो उसमें इन्फेक्शन और फैल जा रहा है। और जब आपने प्लेन्स में क्रॉप लगा दी तो उस टाइम पे जो स्पोर्स हवा से उड़ के आए थे वो प्लेन्स वाली क्रॉप में भी क्या कर रहे हैं, इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं। ये बताया था किसने, केसी मेहता ने। आपने सुना होगा कि सीरियल रस्ट की अगर हम बात करते हैं, इंडिया में सबसे ज्यादा जो काम भी है इसके ऊपर किसने किया है, केसी मेहता ने किया है। तो ये हमें क्लियर हो गया कि रीअकरेंस ऑफ व्हीट रस्ट के बारे में किसने बताया था। अब दूसरी बात हम करेंगे पक्सीनिया पाथ के बारे में, जो कि हमें एस नागाराजन ने बताया था। आपने सुना होगा नागाराजन एंड सिंह के बारे में। तो देखो, हमें बस इतना बताया केसी मेहता ने कि जो इन्फेक्शन है वो हिल से प्लेन्स की तरफ आ रहा है, लेकिन कौन से हिल्स से कौन सी प्लेन्स पे आ रहा है, कहां से कहां को जा रहा है, ये सारी चीजें हमें किसने बताई थी, नागाराजन ने बताई थी। इसी फिक्स्ड जियोग्राफिकल ट्रैक को कि कहां से रस्ट कहां को ट्रैवल कर रहा है, इसे बोला गया पक्सीनिया पाथ। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि जैसे नेपाल की हिल्स हैं, यहां से नदरन प्लेन्स में इन्फेक्शन आ रहा है, जो नीलगिरी हिल्स हैं या पालनी हिल्स हैं, यहां से सदर्न प्लेन्स में इन्फेक्शन आ रहा है, और अल्टीमेटली जब साइक्लोन्स आ रहे हैं तो ये इन्फेक्शन ऑल ओवर, अगर हम इंडिया की बात करें तो ट्रैवल कर रहा है। तो उन्होंने जो फिक्स्ड लोकेशंस थी पूरी मैपिंग की थी, उसके थ्रू बताया था कि कैसे कैसे रस्ट कहां कहां ट्रैवल करता है, और इसी को बोला गया पक्सीनिया पाथ। अगेन ये आपका किसके लिए जरूरी है, ये आपका व्हीट रस्ट में पक्सीनिया पाथ भी जरूरी है, पता होना चाहिए क्या है, कैसा है, क्या चीजें हैं। तो बताओ, यहां तक समझ में आया स्टेम रस्ट के बारे में हर एक पॉइंट? जल्दी से बता दो कि मैम क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर है सबको? अब हम बात करेंगे स्ट्राइप रस्ट के बारे में या फिर येलो रस्ट के बारे में। यहां तक सबको समझ में आया? चलिए नाउ अब हम डिस्कस करेंगे येलो रस्ट या फिर स्ट्राइप रस्ट क्या है। तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है, जो मैंने आपको बेसिक्स में भी बताया था कि जब भी आप येलो रस्ट की बात करते हो तो येलो रस्ट में आपको ये जो पैरेलल रोज है, पैरेलल रोज मतलब कि वेन्स के बीच में सिम्टम आते हैं ना, यानी कि आपको जो येलो कलर के पस्ट्यूल्स हैं वो एक दूसरे के आमने सामने देखने को मिलते हैं। तो जब आप येलो रस्ट ऑफ व्हीट की बात करते हो तो आपको पैरेलल रोज ऑफ पस्ट्यूल्स आपको देखने को मिलती हैं येलो कलर के, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, येलो रस्ट बोलते हैं या फिर स्ट्राइप रस्ट बोलते हैं। अब यहां से मैं आपका एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ। बहुत सारे बुक्स में आज तक आपने यही पढ़ा होगा कि इसका जो ऑल्टरनेट होस्ट है हमें नहीं पता है या नॉट नोन। पढ़ा है यहाँ, मुझे बताओ, पढ़ा है कभी ऐसा कि ब्लैक रस्ट का तो चलो जी बार्बरी है, ऑरेंज रस्ट का चलो जी थैलिक्ट्रम है, येलो रस्ट का हमें नहीं पता? पढ़ा है ऐसा कुछ? तो अब आपको एक चीज याद रखनी है कि हमें येलो रस्ट का होस्ट अब पता है, जो बार्बरी है वही इसका ऑल्टरनेट होस्ट है। तो येलो रस्ट में भी जो ऑल्टरनेट होस्ट है अब हमें आज की डेट में पता है। अपडेटेड नॉलेज बता रही हूं, बहुत सारी बुक्स में आपको अभी तक यही मिलेगा कि हमें नहीं पता है, लेकिन अब हमें पता है। ओके, ये मैं आपको एक छोटा सा चीज बता रही हूं। नाउ अगर मोस्ट कॉमनली आपसे पूछते हैं ना ऑल्टरनेट होस्ट, वो हमेशा ही ब्लैक रस्ट का पूछा जाता है, ऑलवेज एंड ऑलवेज हमेशा ही ब्लैक रस्ट से क्वेश्चन आता है। ऑल्टरनेट होस्ट भी अगर आएगा, अगर इन तीनों रस्ट में से किसी एक रस्ट का पूछा जाए तो यहाँ पे हमने बोला कि जो येलो रस्ट है यहाँ पे हमें ब्राइट येलो कलर के पस्ट्यूल्स देखने को मिलते हैं, और ये लीनियर अरेंजमेंट में होते हैं। लीनियर अरेंजमेंट में या तो मैं बोल सकती हूं कि हमें पैरेलल रोज में देखने को मिलते हैं, और एंड ऑफ द सीजन में ये जो हमें पस्ट्यूल्स हैं ये ब्लैक कलर के देखने को मिलते हैं, राइट? तो ये हमारे पास में जो येलो रस्ट है उसके सिम्टम्स हैं। ब्राउन रस्ट की बात करते हैं तो ब्राउन रस्ट के सिम्टम्स हमें कैसे देखने को मिलते हैं? ब्राउन कलर के इस तरह से हमें स्पॉट्स देखने को मिलेंगे, और पर्टिकुलरली
क्योंकि हमें लीव्स के ऊपर इसके स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, इसीलिए हम इसको ब्राउन रस्ट बोल देते हैं, ऑरेंज रस्ट बोल देते हैं, या फिर हम इसी को क्या बोल देते हैं, लीफ रस्ट बोल देते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि ब्राउन रस्ट के सिम्टम कैसे हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ऑरेंज कलर के या ब्राउन कलर के जो पस्ट्यूल्स हैं वो हमें यहां पे देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट। यहां तक क्लियर है सबको? चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अब इसकी जो मैनेजमेंट्स वगैरह हैं इसको हम पढ़ेंगे, इकट्ठा पढ़ेंगे। पहले ये वाली सब चीजों को हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है? तो जितने भी एडिशनल जो भी पॉइंट्स हैं ना, जब तक आपकी पैथो की क्लासेस खत्म होंगी सारे पॉइंट्स मैं आपको नोट डाउन करवा दूंगी, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको लिखवा दूंगी, जो जो रेजिस्टेंट वेराइटीज है वो भी सारी बता दूंगी, ठीक है? आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, सब करवाऊंगी, ठीक है? इसमें भी कुछ रेजिस्टेंट वेराइटीज हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन फैक्ट्स की फॉर्म में और एडिशनल चीजों की फॉर्म में बात करेंगे। ओके, चलिए नाउ अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, दैट इज लूज स्मट ऑफ व्हीट। अब जब आप लूज स्मट ऑफ व्हीट की बात करते हैं, लूज स्मट ऑफ व्हीट में मेन अगर हम बात करते हैं तो इसके सिम्टम हमें तब तक पता नहीं चलते जब तक ईयर एमर्ज नहीं करता। जब ईयर एमर्ज करते हैं वो हमें अलग ही फील्ड में लंबे दिखाई देते हैं, टॉल दिखाई देते हैं, डार्क दिखाई देते हैं, और ये जो करते हैं पहले एमर्ज कर जाते हैं। तो जो भी आपके लूज स्मट वाले प्लांट्स होंगे उसमें जो ईयर्स हैं वो पहले ही एमर्ज कर जाएंगे, डार्क कलर के हमें देखने को मिलेंगे और टॉलर देखने को मिलेंगे। तो ये जो हमारे पास में स्मटेड ईयर्स होते हैं ये पहले ही एमर्ज कर जाते हैं, और जो भी फ्लोरल पार्ट्स हैं, फ्लोरल पार्ट्स में हमें ये स्मट के काले जो स्पोर्स हैं वो देखने को मिलेंगे, फ्लावर्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसका हमने पढ़ा था ना कि स्मट का एक इंपॉर्टेंट फीचर ये भी है कि जो भी फ्लोरल पार्ट्स हैं वो सूटी पाउडर में या ब्लैक कलर के लूज पाउडर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि लूज ब्लैक कलर का पाउडरी मास हमें देखने को मिलता है इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ऑन एंड रैकिस, इस पोर्शन को छोड़ के सब जगह आप देखोगे इन चीजों को छोड़ के इस वाले पोर्शन में जो फ्लोरल पोर्शन है यहां पे हमें जो लूज ब्लैक पाउडरी मास है वो देखने को मिल रहा है इन केस ऑफ लूज स्मट ऑफ व्हीट। अब लूज स्मट ऑफ व्हीट की हम अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, पहला पॉइंट क्या है कि इन्फेक्शन कैसे हो रहा है, फ्लावर के थ्रू। तो यहां पे जो इन्फेक्शन होता है वो कैसे होता है, फ्लावर के थ्रू होता है। दूसरा, ये जो डिजीज है ये सीड बॉर्न डिजीज है। लूज स्मट ऑफ व्हीट क्या है, सीड बॉर्न डिजीज है। कैसी सीड बॉर्न है, इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज है। तीसरा, अगर आप इस लाइफ साइकिल को देखेंगे, यहां पे फ्लावर के थ्रू इन्फेक्शन हो रहा है, सीड में जा रहा है। अब जो सीड है उसको आप कब ग्रो करते हो, अगले सीजन में ग्रो करते हो। तो अगले सीजन में जब वो एमर्ज करेंगे यार तभी पता चलेगा इन्फेक्शन है या नहीं है। तो इसका जो इन्फेक्शन होता है, जो इन्फेक्शन साइकिल है, एक सीजन में एक बार हो रहा है, यानी कि ये जो डिजीज है ये मोनोसाइक्लिक डिजीज है। तो यहां पे ये जो लूज स्मट ऑफ व्हीट है ये कैसी है, मोनोसाइक्लिक डिजीज है। और अगर हम इसकी बात करते हैं लूज स्मट ऑफ व्हीट की, तो इसको नॉर्मली अगर सीड बॉर्न ये डिजीज है, इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज है, तो हम इसके लिए क्या बोलते हैं कि हॉट वाटर ट्रीटमेंट करना है। अब क्या हॉट वाटर ट्रीटमेंट सिर्फ इसी के लिए होता है या और डिजीजेस के लिए भी होता है, वो हम बात करेंगे। तो मैनेजमेंट में देखो हम करेंगे हॉट वाटर ट्रीटमेंट। क्या है हॉट वाटर ट्रीटमेंट, अभी समझाती हूँ। हॉट वाटर ट्रीटमेंट में क्या होता है, देखो हमारे पास में जैसे फॉर एग्जांपल सीड्स है और सीड के थ्रू डिजीज आ रही है। अब पैथोजन कहाँ होता है, सीड के अंदर होता है। अब प्लांट बोलता है कि मुझे तो 25 से 26 डिग्री चाहिए भाई ग्रो करने के लिए, तो जो आपका प्लांट बोल रहा है कि मुझे 26 से 30 चाहिए या 25 से 30 टेम्परेचर चाहिए ग्रो करने को, फंगस बोलता है मेरे लिए भी बढ़िया है, जो जो ये चाहता है वो मैं करूंगा, जिस जिन कंडीशन में ये ग्रो करता है मैं भी उसी में ग्रो करता हूं, मेरे लिए तो बहुत बढ़िया है।
अब हमें क्या करना है, इस फंगस को किल करना है। लेकिन किल कैसे करेंगे, फंगस तो डोरमेंसी में है, हमें फंगस को एक्टिव करना है। तो सीड के अंदर क्योंकि पैथोजन है तो कैसे एक्टिव करेंगे, सबसे पहले हम सीड्स को भिगो देंगे पानी में कुछ घंटे के लिए। नॉर्मल टेम्परेचर पे 26 से 30 डिग्री सेल्सियस पे 4 से 5 घंटे के लिए हमने क्या किया, बीजों को भिगो दिया। अब हम क्या करेंगे, माइसिलियम को लगा कि देखो देखो मॉइस्चर आ रहा है, हो सकता है फील्ड में सोइंग हो गई हो। तो फंगस क्या बोलेगा कि चलो जी मेरा भी टाइम आ गया जर्मिनेट होने का। अब फंगस क्या करेगा, उसी सिग्नल पे जर्मिनेट कर जाएगा। अब जैसे वो जर्मिनेट किया तो हम करेंगे उस पे वार। कैसे, हम 52 से 54 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेंगे 10 मिनट के लिए। उस टेम्परेचर पे क्या होगा, जो फंगस है उसकी डेथ हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, उस टेम्परेचर पे सीड्स को ट्रीटमेंट देंगे। अब जब ये ट्रीटमेंट देते हैं तो हमें बहुत 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 ज्यादा कॉशियस रहना पड़ता है, क्योंकि अगर ये टेम्परेचर हमारा 52 डिग्री सेल्सियस से कम रहा तो पैथोजन मरेगा नहीं, और अगर ये टेम्परेचर 54 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया तो पैथोजन तो मरेगा ही मरेगा, साथ में जो सीड है, सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है वो भी मर जाएगा। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 52 से 54 डिग्री सेल्सियस के लिए 10 मिनट के लिए होता है। अलग अलग जो क्रॉप है, अलग अलग जो सीड है, उसमें ये जो आप टेम्परेचर देखोगे ये टेम्परेचर वेरी करेगा। कहीं पे कुछ और टेम्परेचर होगा, कुछ और टाइमिंग होगी, कहीं पे कुछ और टेम्परेचर होगा, कुछ और टाइमिंग होगी। रीजन बिंग, हर एक सीड का अपना टेम्परेचर होता है जिसपे वो सरवाइव कर पाता है या नहीं कर पाता है। हर एक पैथोजन में अपना अपना फंडा होता है। इसीलिए लूज मट में यहाँ पे हमने लिखा है 52 to 54, क्योंकि 52 के नीचे पैथोजन जो होता है वो सरवाइव कर जाता है और 54 पे सीड का भी डेथ हो जाएगा। इसीलिए 52 से 54 की रेंज ऑप्टिमम रेंज होती है। और यहाँ पे हमें एक और चीज का भी ध्यान देना है कि ये जो हॉट वाटर ट्रीटमेंट होता है हम खुद से नहीं करते। इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कुछ और यूनिवर्सिटीज वगैरह करती है, वहां पे हम भेज देते हैं सैंपल और वो हमें करके दे देते हैं, क्योंकि हम खुद से नहीं कर पाएंगे टेम्परेचर रेंज की वजह से, कि बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। और बाकी जगह पे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं तो वहां पे वो फिक्स कर देते हैं टेम्परेचर और टाइम को। ओके, सो हमें क्लियर हो गया हॉट वाटर ट्रीटमेंट क्या है। अब सवाल ये है कि क्या हॉट वाटर ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ लूज मट ऑफ हीट के लिए किया जाता है, या हमने क्यों इस चीज को इतना रट्टा मार लिया है कि हॉट वाटर ट्रीटमेंट बोला तो सीधे लिखेंगे लूज मट ऑफ हीट। तो इसका आंसर ये है कि जो हॉट वाटर ट्रीटमेंट है, जो भी इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज है उनके लिए हॉट वाटर ट्रीटमेंट यूज होता है। जहां पे भी पैथोजन सीड के अंदर बैठा है, जो भी इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज है, उनके लिए ये जो हॉट वाटर ट्रीटमेंट है ये फॉर श्योर यूज किया जाता है। रीजन क्या है कि जब पैथोजन सीड के अंदर है उसको मारने का क्या तरीका है, यही है कि एक्टिव करो उसके बाद में मार दो। तो यहाँ पे भी यही तरीका फॉलो होता है। तो नॉट ओनली इन दिस केस, बाकी डिजीजेस जो सीड बॉर्न है उनमें भी हॉट वाटर ट्रीटमेंट यूज होता है। बस टेम्परेचर रेंज का कहीं ना कहीं फर्क आ जाता है, टाइम का कहीं ना कहीं फर्क आ जाता है। तो बताओ पहले ये चीज आपको, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? जस्ट बिकॉज एक बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि सीड ट्रीटमेंट लूज मट ऑफ वीट में कैसे किया जाता है, वीटावैक्स का क्या रोल है। हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को बहुत ही पेट क्वेश्चन बना दिया कि दोबारा भी यहीं से पूछा जाएगा। और आपको पता है कि आईबीपीएस एएफओ में जो क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस होते हैं बहुत बहुत रेयर होते हैं, बहुत नेग्लिजिबल चांसेस होते हैं। ठीक है, बट हाँ हम टॉपिक्स को आइडेंटिफाई जरूर कर सकते हैं कि कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो किस टॉपिक में क्या अप्रोच रखी जाए। यहां तक समझ आया? क्लियर है? नाउ नेक्स्ट हमारे पास में है सन हीटिंग। अब सन हीटिंग क्या होता है? देखो आपने देखा होगा कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पे, हंस रहे हैं ना, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पे जो हमारे पास में टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो क्या किया जाता है, जैसे कुछ आपके पंजाब के एरिया है, कुछ आपके हरियाणा के एरियाज हैं, पहले क्या करेंगे, हम सीड्स को भिगो देंगे। जैसे हम नॉर्मल बेसिन में क्या करेंगे, पानी डालेंगे, सीड्स को भिगो देंगे कुछ घंटे के लिए मॉर्निंग आवर्स में। और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, जब मॉर्निंग आवर्स में हमने भिगो दिया कुछ घंटे के लिए, तो हम उसको, जैसे जो पक्के सीमेंटेड फ्लोर होते हैं ना, आपने सुना होगा कि जो पक्के सीमेंट वाले फ्लोर होते हैं इनमें बड़ी गर्मी होती है। तो जहां पे ऑलरेडी बहुत गर्मी है तो वहां पे हम क्या करेंगे, जो पक्के फ्लोर्स है वहां पे हम इन ग्रेन्स को क्या करेंगे, भिगोने के बाद बिछा देंगे,
सूखने के लिए। तो उससे क्या होगा, जो सन की हीट है, जो सूरज की गर्मी है, उससे जो माइसिलियम एक्टिव हुआ होगा उसका डेथ हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो जो सन हीटिंग वाला पॉइंट है इसको भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अब लूज मट ऑफ व्हीट में और क्या फॉलो किया जाता है, सीड ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो आपने सुना होगा ये जो वीटावैक्स है, वीटावैक्स को कॉमनली अगर हम बात करें तो केमिकली कार्बोक्सिन बोलते हैं, और ये किस में आता है, ऑक्जेथिन ग्रुप में आता है, ठीक है, सिस्टेमिक फंगिसाइड्स में आता है। तो सीवी याद रखना है, सी फॉर कार्बोक्सिन, वी फॉर वीटावैक्स। तो कार्बोक्सिन को क्या बोलते हैं, वीटावैक्स। फिर अगर प्लांटावैक्स बोलेंगे तो ऑक्सीकार्बोक्सिन, ठीक है। तो यहां पे जब हम वीटावैक्स की बात करते हैं तो जो कार्बोक्सिन है उसी को वीटावैक्स बोल दिया जाता है ट्रेड ने। और उसको हम कहां पे यूज करते हैं, बेसिकली मेनली हम कहां यूज करते हैं, सीड ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। तो हमने अभी लूज मट ऑफ व्हीट के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लिया है कि मोनोसाइक्लिक डिजीज है और इस डिजीज का मैनेजमेंट क्या है और इस डिजीज के सिम्टम्स क्या है, सब कुछ हमने यहां पे कवर कर लिया है। समझ आया यहां तक सबको, सबको क्लियर है यहां तक? नाउ अब हम लोग बात करेंगे कर्नाल बंट ऑफ व्हीट के बारे में। तो कर्नाल बंट ऑफ व्हीट की अगर मैं बात करती हूं तो इसको सबसे पहले किसने रिपोर्ट किया था, मित्रा ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। कहां से बताया था, करनाल से बताया था, हरियाणा में है ना, तो करनाल से बताया था। तो इसीलिए इसका नाम भी हमने क्या रख दिया, कर्नाल बंट रख दिया। अब क्या आपको पता है कि जो व्हीट यहां से एक्सपोर्ट होता है बाहर, वहां पे ये जो कर्नाल बंट है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है, यानी कि मैं बोल सकती हूं क्वारंटीन इंपॉर्टेंस की ये डिजीज है। आपने सुना होगा कि मैक्सिको में जब हम इंडिया से व्हीट को एक्सपोर्ट करते हैं तो ये जो पैथोजन है, ये जो नोटोरियस पैथोजन है, जो कर्नाल बंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैथोजन है हमारे पास में, ठीक है। जो एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम आती है वो इस पैथोजन के कारण आती है, जो हमारा कर्नाल बंट का पैथोजन है। तो कर्नाल बंट की अगर हम बात करते हैं, ये पैथोजन सीड बॉर्न, सॉइल बॉर्न एंड एयर बॉर्न है, ठीक है। तो कर्नाल बंट वाला जो पैथोजन है ये सीड बॉर्न भी है, सॉइल बॉर्न भी है और एयर बॉर्न भी है। पैथोजन के नाम की अगर हम डिजीज के नाम की बात करें तो इस डिजीज को बोलते हैं पार्शियल बंट या फिर कैंसर ऑफ व्हीट। पार्शियल बंट बोलते हैं या फिर कैंसर ऑफ व्हीट बोलते हैं। अब इस डिजीज के इंपॉर्टेंट सिम्टम्स क्या हैं? सबसे पहले तो अगर आप देखोगे तो ये डिजीज में क्या होता है, जो इन्फेक्शन होता है वो एक साइड से शुरू होता है, और यहां पे जब इन्फेक्शन होता है तो हमें एक गंदी स्मेल आती है। वो जो गंदी स्मेल है वो कौन से केमिकल के कारण आती है, हमें पता होना चाहिए, ट्राइमिथाइल एमीन। तो जो फील्ड में स्मेल आती है हमें, वो ट्राइमिथाइल एमीन के कारण आती है। तो कर्नाल बंट का आपने याद रखना है कि जो फील्ड में स्मेल आती है वो ट्राइमिथाइल एमीन के कारण आती है। यहां तक हमें समझ आ गया कि कर्नाल बंट ऑफ व्हीट क्या है और क्या मेजर यहां पे हमारे पास में सिम्टम है। देखो यहां पे लिखा है ट्राइमिथाइल एमीन, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए कर्नाल बंट में। अब देखो जहां पे भी इंफेक्शन होता है वो सीड बहुत ही फ्रेजाइल हो जाता है, उसका जो बाहर का कोट है, जो पेरिकार्प है, वो इजिली टूट जाता है। अब कर्नाल बंट ऑफ व्हीट में एक और चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि जो सीड्स हैं, जब इन्फेक्शन होता है तो जो टीलियोस्पोर्स है ना, ब्लैक कलर का जो मांस है वो टीलियोस्पोर्स है, वो क्या करते हैं, सीड को अंदर से खोखला कर देते हैं। तो यहां पे हमें बोट शेप जैसे जो कर्नल्स हैं वो देखने को मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैनो शेप्ड। कैनो शेप्ड, तो यहां पे हमें जो सिम्टम एक देखने को मिलता है वो कैनो शेप्ड देखने को मिलता है, जहां पे ये जो टीलियोस्पोर्स हैं ये सीड कर्नल के मास को रिप्लेस कर देते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, कैनो शेप्ड सिम्टम बोल देते हैं। यहां तक सबको क्लियर हो गया, कर्नाल बंट के बारे में समझ आ गया। नाउ
अगली डिजीज हमारे पास में है फ्लैग स्मट ऑफ व्हीट। फ्लैग स्मट ऑफ व्हीट की बात करते हैं, यूरोसिस्टिस एग्रोपायरिस से होता है। यहां पे आप देखोगे, यहां पे ये फोटो देखने में आपको दिखाई दे रही है, तो यहां पे हमें जो मेजर सिम्टम देखने को मिलता है कि एक तो जो फ्लैग लीफ है वहां पे हमें ग्रे टू ब्लैक कलर के सुराए देखने को मिलते हैं और ब्लैक कलर का जो पाउडरी मास है वो देखने को मिलता है। तो क्योंकि स्मट है इसीलिए यहाँ पे हमें क्या होगा, ब्लैक कलर का पाउडरी मास देखने को मिलेगा। और कहां पे आ रहा है, पर्टिकुलरली आपका लीफ ब्लेड पे और शीथ पे देखने को मिल रहा है। ब्लैक जो आपकी फ्लैग लीव्स है वहां पे देखने को मिल रहा है, इसीलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया है, फ्लैग स्मट रख दिया है। तो फ्लैग स्मट में जो इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो क्या है कि ग्रे टू ग्रेइश ब्लैक कलर के सुराए देखने को मिलते हैं, जहां पे हमें ब्लैक कलर का पाउडरी मास ऑफ स्पोर्स देखने को मिलता है। यहां तक समझ आया, यहां तक क्लियर है। तो हमने यहां पे किसकी बात कर ली, अभी फ्लैग स्मट की बात कर ली। अब थोड़ा सा देखते हैं समराइज टेबल्स में कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कैसे कैसे हम चीजों को याद रख सकते हैं। अब मैं आपको 1 मिनट देती हूं, जो जो आपने पॉइंट्स बनाए। सुराय बेटा ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहां पे स्पोर्स बन रहे हैं। सुराय मतलब कि स्ट्रक्चर जिसमें स्पोर्स बन रहे हैं। जैसे कि अगर यूरिडोस्पोर्स है तो वो किसमें बन रहा है, बेसिकली आपका यूरिडोसुराय में बन रहा है। टीलियोस्पोर्स है वो आपके टीलियोसुराय में बन रहे हैं। तो सुराय का मतलब है ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें स्पोर्स बन रहे हैं। अब मैं आपको 1 मिनट का टाइम देती हूं, पहले नोटबुक में देखो हमने क्या क्या पॉइंट्स नोट किए, या वीट में लिस्ट देखो क्या क्या डिजीज पड़ी। अब मैं आपको इसका समराइज टेबल बता रही हूं कि क्या क्या पॉइंट्स हमने नोट करने थे, कैसे कैसे हमने चीजों को याद रखना है। ओके, पहले देखिए फिर बात करते हैं। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड किसी भी डिजीज की, या जो भी एडिशनल पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बीच में फैक्ट्स की फॉर्म में कवर करती रहूंगी, तो वो टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। बस आपने उनको फैक्ट्स की फॉर्म में लर्न कर लेना है, या फिर टेबल्स में कहीं ना कहीं जो जो रिलेटेड चीजें हैं उसको नोट डाउन कर लेना है। तो चलो फटाफट से देखो 1 मिनट में, और फिर अभी हम डिस्कस करेंगे समराइज टेबल के बारे में, और उसके बाद में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी जो जो हमने अभी तक पढ़ा है उससे रिलेटेड। चलिए ठीक है, ओके नोट्स बना रहे हो ना आप साथ साथ में? कोई ऐसा जो सिर्फ सुन रहा है और नोट्स नहीं बना रहा? तो नोट्स जरूर बनाने हैं, अपने नोट्स आपके अपने होने चाहिए, क्योंकि अपने नोट्स से ज्यादा पता चलता है क्या लिखा है, क्या अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, ओके देन अब हम अपने जो समराइज टेबल्स है उसके बारे में बात करेंगे। एक बार आप लिस्ट देख लीजिए फटाफट से, क्या क्या डिजीजेस हमने कवर किए और क्या क्या पॉइंट्स आपने लिखे। और एक चीज याद रखना, 1 टाइम नोट्स बना रहे हो फिर आप अपडेट कर सकते हो, और ये नोट्स आपके हमेशा काम आएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ करवा दिया, ऑलमोस्ट सब कुछ A to Z टॉपिक कवर करवाए हैं। अब आप ये नहीं बोल सकते कि मैम हमें ये पॉइंट नहीं पता। ठीक है, नहीं पता होगा तो पूछ लेना, कोई बात नहीं। चलिए ओके करें इसको स्टार्ट। ठीक है, समराइज टेबल में देखिए, ब्लैक रस्ट को किलर डिजीज ऑफ व्हीट बोलते हैं और स्टेम रस्ट बोलते हैं। येलो रस्ट को स्ट्राइप रस्ट बोलते हैं। ब्राउन रस्ट को लीफ रस्ट बोलते हैं, या इसी रस्ट को हम ऑरेंज रस्ट भी बोल देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कलर क्या है स्पोर्ट्स का। पैथोजन की बात करें, पक्सीनिया ग्रामिनेस ट्रिटिसाई, पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस, पक्सीनिया रिकॉन्डिटा। सिम्टम्स की बात करें, यहां पे हमें येलो कलर के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, बाद में वो ब्लैक हो जाते हैं। पर्टिकुलरली अगर मेनली प्रीडोमिनेंटली बात करें तो स्टेम पोर्शन पे देखने को मिलते हैं। स्ट्राइप रस्ट में लेमन येलो कलर के पस्ट्यूल्स देखने को मिलते हैं, जो पैरेलल रोज में हमें देखने को मिलते हैं, या लीनियर अरेंजमेंट भी यहां पे हम बोल सकते हैं। ऑरेंज रस्ट में ब्राइट ऑरेंज यूरिडियल पस्ट्यूल्स देखने को मिलते हैं। ब्लैक रस्ट में बोला हेट्रोशियस रस्ट है, मैक्रोसाइक्लिक रस्ट है।
और ऑल्टरनेट होस्ट बताया बारबरी स्पीशीज है। 5 टाइप के स्पोर्स आपको बता दिए, ओवरविंटरिंग स्पोर्स बता दिए, रिपीटिंग स्पोर्स बता दिए। नेक्स्ट येलो रस्ट की बात करें तो हमने बोला कि जो ऑल्टरनेट होस्ट है अब हमें पता है क्या है। देन ब्राउन रस्ट में बोला कि सबसे पहले जो अपीयरेंस में आता है वो आपका ब्राउन रस्ट है, और ऑल्टरनेट होस्ट कौन है ब्राउन रस्ट का, ये नोट कर लेना, थैलिक्ट्रम स्पीशीज है। ठीक है, तो 3 रस्ट के बारे में हमने बात कर ली। देन हमने बात की लूस मट के बारे में। तो लूस मट के जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या है, एक तो अस्टिलागो ट्रिटिसाई से होता है। जो इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं उसके जो ईयर्स है वो जल्दी एमर्ज कर जाते हैं एज कंपेयर टू हेल्दी प्लांट्स, और जो सिम्टम्स है पूरे के पूरे ईयर में देखने को मिलते हैं, एक्सेप्ट मैंने बताया ऑन वाला पोर्शन है, रेकिस वाला पोर्शन है, उसको छोड़ के पूरा का पूरा ईयर हमें स्मटेड देखने को मिलता है। जो ईयर हमें देखने को मिलेगा वो टॉलर देखने को मिलेगा और वो पहले ही एमर्ज कर जाएगा। और ये जो आपके इनिशियली अगर हम बात करते हैं स्मट की ना, तो यहाँ पे जो ईयर्स हैं वो कवर होते हैं सिल्वरी मेम्ब्रेन से। स्मट में आप जब भी देखोगे ना कहीं वहां पे यही लाइन दी होगी कि स्टार्टिंग में ये किससे कवर्ड होते हैं, एक सिल्वरी मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, उसके बाद में वो रप्चर हो जाएगी तो हमें लूज पाउडरी जो मास है ब्लैक कलर का वो देखने को मिलेगा, और मेनली हमें फ्लोरल पार्ट्स पे देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट में बोला हमने या एडिशनल पॉइंट्स में बोला, इंटरनली सीड बॉर्न है, फ्लावर के थ्रू इन्फेक्शन हो रहा है, सीड ट्रीटमेंट विटावैक्स के साथ करेंगे, हॉट वाटर ट्रीटमेंट करेंगे, सन हीटिंग करेंगे। अब एडिशनल नोट मैंने क्या दिया है कि जो फ्लैग स्मट है वो यूरोसिस्टिस ट्रिटिसाई से होता है। ये एडिशनल नोट इसलिए दिया है कि इस स्मट में और उस स्मट में कंफ्यूज मत होना। नाउ अगली बात करते हैं करनाल बंट, जिसको हमने पार्शियल बंट बोला या कैंसर ऑफ व्हीट बोला। अभी तक अच्छा आपको ये तो पता चल रहा है ना कौन सी डिजीज फंगस से हो रही है, कौन सी बैक्टीरिया से हो रही है। अभी हम डिस्कस करेंगे एक और इंपॉर्टेंट चीज है व्हीट में, वो इसी टेबल में अभी बताऊंगी आगे कि कौन सी डिजीज बैक्टीरिया और निमेटोड के कॉम्बिनेशन से होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब देखो करनाल बंट की हमने बात की, तो करनाल बंट में न्यूवासिया इंडिका ये जो पैथोजन है ये आपका बेसिकली करनाल बंट कॉज करता है। पहले आप सुनते होंगे या पढ़ते होंगे टिलेशिया इंडिका, अब इसका जो नया नाम है दैट इज न्यूवासिया इंडिका। तो करनाल बंट में हमने पढ़ा कि पार्शियली क्या होता है, ब्लैक सोटी पाउडर हमें देखने को मिलता है, और फील्ड में इसमें हमें स्मेल देखने को मिलती है जो कि किससे होती है, ट्राइमिथाइल एमीन से होती है। फिर हमने बोला कि टिलेशिया इंडिका इसका पुराना नाम था, सबसे पहले करनाल में इसको मित्रा ने रिपोर्ट किया था इसलिए करनाल बंट बोला। क्वारंटीन इंपॉर्टेंस की ये डिजीज है, ये हमने अभी डिस्कस किया। और फील्ड में जो गंदी स्मेल है वो किसकी वजह से आती है, ट्राइमिथाइल एमीन की वजह से आती है। यहां तक क्लियर है तो फटाफट बता दो कि मैम यहां तक समरी पूरी हो गई। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट अब बात करते हैं फर्दर पाउडरी मिल्ड्यू के बारे में। क्या बोला था कि जो पाउडरी मिल्ड्यू है, पाउडरी मिल्ड्यू आपका या तो एरिसिफे ग्रामिनिस दिया होगा या फिर ब्लूमेरिया ग्रामिनिस दिया होगा। और पाउडरी मिल्ड्यू में क्या बोला था कि आपको सुपरफिशियल ग्रोथ देखने को मिलती है फंगस की, व्हाइट कलर का जो माइसीलियल ग्रोथ है वो देखने को मिलेगी। और पाउडरी मिल्ड्यू के केस में आप लोग क्या यूज करते हैं, सल्फर बेस्ड फंजिसाइड्स को यूज करते हैं। यही सेम यहां पे रहने वाला है, बेसिक सी चीज। देन अब हम बात करेंगे ऐसी डिजीज के बारे में व्हीट में जिस डिजीज में निमेटोड और बैक्टीरिया इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो डिजीज होती है उस डिजीज के बारे में बात करेंगे। ओम प्रकाश बोल रहे हैं मैम थोड़ी सी मुझे नींद से आ रही है, तो एक काम करो पहले पानी पी लो फटाफट से, आपकी नींद भगा दूं। आपके प्री के एग्जाम की डेट आ चुकी है, पता है ना, अगस्त में प्री का एग्जाम है। हाँ फिर अभी भी अगर नींद आ रही होगी ना, आपकी नींद तो बोर्ड जानी चाहिए कि आपको प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए और अब बिल्कुल प्रिपरेशन को तेज कर देना चाहिए। नींद का तो अब नाम ही नहीं आना चाहिए। सिर्फ जितनी रिक्वायर्ड है बॉडी को, जितनी रेस्ट के लिए रिक्वायर्ड है, जितने घंटे की 6-7 घंटे की आप नींद लेते हो प्रॉपर, उतनी नींद लो। उसके अलावा तो पूरा दिन पढ़ो और बस काम करो, है ना। तो अब आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। मुझे आपके एग्जाम्स की टेंशन हो रही है, आपको नहीं हो रही है क्या? हाँ ठीक है, थोड़े से एक्टिव रहा करो, ठीक है। मेरे से तो आप सब लोग छोटे ही हो ना, तो मेरे से तो ज्यादा एनर्जी आप लोगों में होनी चाहिए।
पता नहीं। चलो मैं भी सुबह से क्लास ले रही हूँ, आपको पता है। अभी आपकी मेरी शायद 3rd या 4th क्लास है, तो मेरे में तो एनर्जी है, क्योंकि मेरा हमेशा माइंडसेट होता है कि आपको पढ़ाना है, अच्छे से डिलीवर करना है, सब चीजें आपको बतानी है A to Z, कि आपका एग्जाम है वो हैम्पर नहीं होना चाहिए। आपको भी तो थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा ना अपने लिए, अभी नहीं तो कब, ठीक है। चलो अच्छा इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपसे बात करूंगी आराम से। तो टुंडो डिजीज की अगर हम बात करते हैं, टुंडो डिजीज को हम येलो स्लाइम डिजीज बोलते हैं, सेहू डिजीज बोलते हैं, या येलो ईयर रॉट डिजीज बोलते हैं। अब ये जो टुंडो डिजीज है, या फिर जिसको हम क्या बोल रहे हैं, येलो स्लाइम डिजीज बोल रहे हैं, या फिर सेहू डिजीज बोल रहे हैं, या येलो ईयर रॉट डिजीज बोल रहे हैं, ये सारी जो बीमारियां हैं एक ही नाम है, ये बैक्टीरिया और निमेटोड के कॉम्बिनेशन से होती है। तो ये जो बैक्टीरिया और निमेटोड है, इसका नाम क्या है, कॉरिनीबैक्टीरियम ट्रिटिसाई एंड एंगुइना ट्रिटिसाई। जो कॉरिनीबैक्टीरियम ट्रिटिसाई है वो बैक्टीरिया है, और जो एंगुइना ट्रिटिसाई है वो क्या है, निमेटोड है। तो आपसे कोई पूछे कि वीट में कौन सी ऐसी डिजीज है जो दो चीजों के कॉम्बिनेशन से होती है, बैक्टीरिया और निमेटोड से, तो आपको याद रखना है कि टुंडो डिजीज है, या येलो ईयर रॉट डिजीज है, या स्लाइम डिजीज है। ये किससे होती है, बैक्टीरिया और निमेटोड के कॉम्बिनेशन से होती है। अब अगर सिम्टम की बात करते हैं तो ब्राइट येलो स्लाइमी ऊज हमें देखने को मिलता है, लीव्स के केस में देखने को मिलेगा, और इन्फ्लोरेसेंस के केस में देखने को मिलेगा, राइट। अब देखो, अब आपको एक और पॉइंट भी बताऊंगी। अब अगर आपसे कोई पूछे कि वीट में कौन कौन सी डिजीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ निमेटोड से होती हैं, तो आप देखेंगे, अगर आपको बोले कि एंगुइना ट्रिटिसाई अकेला कौन सी डिजीज कॉज करता है, तो आपने सुना होगा ईयर कॉकल डिजीज ऑफ वीट। हेट्रोडेरा एविने अकेला कौन सा डिजीज कॉज करता है, तो आपने सुना होगा मोलिया डिजीज ऑफ वीट। तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि इन निमेटोड से कौन कौन सी डिजीज वीट में होती हैं अकेले। मैंने कॉम्बिनेशन की भी लिख दी है, मैंने अलग अलग जो डिजीज है उनके बारे में भी बता दिया है। अब अगर आपको कोई बोले कि जो निमेटोड है, निमेटोड वाली डिजीज अगर सीड में आ रही है, तो बताओ मैनेजमेंट में क्या करोगे, तो आप यहां पे क्या करते हो, सॉल्ट फ्लोटेशन टेक्निक फॉलो करते हो, जिसमें आप क्या करते हो, नमक का घोल बनाते हो और वहां पे सीड्स को डाल देते हो। जो सीड्स ऊपर तैर जाते हैं, यानी कि वो लाइट है, यानी कि वहां पे निमेटोड वगैरह का इन्फेस्टेशन है, तो आप क्या करते हो, उन सीड्स को अल्टीमेटली डिस्कार्ड कर देते हो, और जो सीड्स आपके नहीं तैरेंगे, नीचे बैठ जाएंगे, वो सीड्स को आप पिक कर लेते हो। या फिर मैं शॉर्ट में बोलूं तो जो सॉल्ट फ्लोटेशन टेक्निक है, वो सीड्स में जो डिजीज होती है या निमेटोड की डिजीज होती है, उनके लिए फॉलो किया जाता है। यहां तक क्लियर है? यहां तक पता चला तो बता दो कि मैम हाँ, हमें जितनी वीट की डिजीजेस बताई, हमें सारी के सारे डिजीजेस अभी तक समझ में आई। ठीक है जी, हो गए सारे एक्टिव और फुली। ओके देन, अब आगे है कॉटन की डिसीजेस, और ये है कॉटन की डिसीजेस की लिस्ट। थोड़े से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। तो समरी तो मैंने आपको सारे टेबल्स करा दिए, ठीक है। होमवर्क भी पहले दे देती हूं। तो होमवर्क में आपको क्या करना है, एक तो राइस में जो भी डिजीज मैंने आपको कल बताई थी निमेटोड से हो रहे हैं, उनको नोट करना है। दूसरा, राइस में अगर कोई डिजीज इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि कोई बाकी की डिजीज अगर रह गई है, जैसे उफरा डिजीज ऑफ राइस है, ये भी निमेटोड से होती है, तो इसका पैथोजन लिखना है और इसके बारे में थोड़ा सा आपने पढ़ के आना है। अगर किसी तरह का कोई डिसऑर्डर है तो वो भी आपने क्या करना है, डिसऑर्डर की लिस्ट में शामिल कर लेना है या फिर आपने ऐड कर लेना है। सेम चीज वीट में वैसे मैंने करवा दिया है, बट वीट में भी आप सेम चीज फॉलो करोगे। अब जितनी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट एडिशनल पॉइंट्स थे, वो मैं बीच बीच में कैसे ना कैसे आपको धीरे धीरे मिक्सअप करके सारा कवर करवा दूंगी। तो जो भी मैनेजमेंट्स यहाँ पे रह गई हैं या जो हमने नोट करनी है, हो सकता है कल की क्लास में आपको फैक्ट्स के फॉर्म में दे दूं, कैसे ना कैसे कवर हो जाएगी, उसकी टेंशन आपने नहीं लेनी है, ठीक है। आपको सब पढ़ने को मिलेगा। चलिए, अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की और देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया है। ओके,
कहां से शुरू करूं बताओ, राइस से शुरू करूं कि वीट से शुरू करूं, आप ही बताओ। वही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जल्दी से बताइए, राइस से किए जाए क्वेश्चन सॉल्व या वीट से। देखते हैं कितने लोगों ने कितना पढ़ा है और कितना रिवीजन हुआ है। नो चीटिंग, कोई नोटबुक से नहीं देखेगा। नाउ ऑप्शंस हैं, क्रेसिक सिम्टम का क्या मतलब है, लीफ ब्लाइट, सीडलिंग विल्ट, रस्ट, बोथ A and C, none of these। चलिए बताइए क्या आंसर होगा इसका। सब लोग आंसर करेंगे, पोल आपको पॉपअप कर जाएगा। आपको बताना है कि क्रेसिक सिम्टम का क्या मतलब है। ऑप्शंस आपके पास में लीफ ब्लाइट, सीडलिंग विल्ट, रस्ट, बोथ ए एंड सी या फिर नन ऑफ दिस। फटाफट से बताएंगे कि क्या यहाँ पे आंसर रहने वाला है। चलिए जल्दी से बताएंगे कि क्रेसिक सिम्टम का क्या मतलब होता है और क्या है यहाँ पे, लीफ ब्लाइट, सीडलिंग विल्ट, रस्ट, बोथ ए एंड सी या नन ऑफ दिस। सो जो भी आंसर आप लिखेंगे वो मुझे यहाँ पे शो कर जाएगा, पोल में दिख जाएगा किस बच्चे ने कितना आंसर सही दिया है। जल्दी से आंसर करेंगे, टाइमिंग स्टॉप कर दूं क्या, कर दिया आंसर सबने? ओके देन स्टॉप कर देते हैं पोल। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे, अच्छा 4 ऑप्शन है, चलो अब करेक्ट कर दूंगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। सीडलिंग विल्ट ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर है। अच्छा जी, ये कौन कौन से बच्चे हैं जिन्होंने क्रेसिक सिम्टम को ब्लाइट बोला है या रस्ट बोल दिया है, कौन है ये हैं? क्या बताया था, विल्ट का जो सिम्टम है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेसिक सिम्टम बोलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट सिम्टम इज ब्लास्ट डिजीज में कौन सा सिम्टम आपका डायग्नोस्टिक मतलब कि जिससे हम डायग्नोसिस करते हैं, पहचानते हैं कि ये डिजीज है, कौन सा सिम्टम हमारे पास में डायग्नोस्टिक सिम्टम है? फर्स्ट इज लीफ ब्लाइट, नेक्स्ट इज पेल येलो, नेक्स्ट इज क्रेसिक, next is diamond shaped lesions, and next is 1 2 3 सही है। बताइए। सो आपको बताना है कि ब्लास्ट डिजीज जो राइस की डिजीज है उसके मेजर सिम्टम्स क्या हैं, क्या लीफ ब्लाइट है, पेल येलो है, क्रेसिक है या डायमंड शेप्ड लीजन्स है। चलिए फटाफट से बताएंगे कि ब्लास्ट डिजीज का डायग्नोस्टिक मतलब जिसको देख के समझ आता है कि ये सिम्टम है। चलो बताओ क्या आंसर होगा। कुछ बच्चे अभी यहां पे चैट सेक्शन में भी आंसर दे रहे हैं, देखते हैं ब्लास्ट डिजीज का डायग्नोस्टिक सिम्टम क्या है। डायग्नोस्टिक मतलब कि देख के समझ आ जाए कि भाई ये सिम्टम है, यानी कि ये ब्लास्ट ही है। क्या होगा बेटा आंसर? किया आंसर आप बच्चों ने? ओके देन, तो यहां पे अभी मैं पोल को स्टॉप कर रही हूं। मैंने आपको बताया था कि जब भी ब्लास्ट डिजीज की बात करेंगे, डायमंड शेप्ड लीजन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डायग्नोस्टिक, यानी कि ऑप्शन जो 4 है वो सही है। अभी भी कुछ बच्चे क्या आंसर कर रहे हैं बेटा, अभी भी 10 ई और सी आंसर कर रहे हैं। बीएलबी के सिम्टम है ये, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? इतने सिंपल क्वेश्चंस आपसे पूछ रही हूं। चलिए अगला, राइस टुंगरो डिजीज किसके कारण होता है? ऑप्शंस हैं फंगस,
ऑप्शंस हैं बैक्टीरिया, ऑप्शन है वायरस, ऑप्शन है वायरॉइड एंड ऑप्शन है आपके पास में ऑल ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि राइस ब्लास्ट किसके कारण होता है और क्या ऑप्शंस हैं, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, वायरॉइड या फिर ऑल ऑफ दीज। फटाफट से बताएंगे कि राइस ब्लास्ट किसके कारण होता है। हाँ जी, क्या आंसर होगा बेटा? राइस ब्लास्ट किसके, राइस टुंगरो किसके कारण होता है? टुंगरो पूछा है। फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, वायरॉइड या ऑल ऑफ दिस। चलिए आंसर देख लें अब इसका। तो आई होप कि ये आंसर सबका सही होगा, और अगर सही नहीं होगा तो उसका मतलब है कि आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। तो आपको पता है राइस टुंगरो वायरस से होता है, तो ऑप्शन हमारे पास में जो सी है वो करेक्ट है। अरे ये किसने गलत कर दिया? राइस टुंगरो। हाँ क्यों भाई? राइस टुंगरो अभी तो पढ़ाया कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वायरसेस से होता है। तो जिन्होंने भी गलत किया है, अगर आपने आज ही ये चीज पढ़ी है तो जाओ और जाके अच्छे से रिवाइज करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चंस बेटा गलत नहीं होने चाहिए। क्योंकि अभी तो आप अपने बेसिक्स और बेसिक सिम्टम को समझ ही रहे हो। जब आपको लैंग्वेज के फॉर्म में प्रॉपर सिम्टम देखने को आएंगे तो आपको वहां पे थोड़ा सा और एक्टिव होना पड़ेगा। तो सिंपल क्वेश्चंस को बिल्कुल गलत मत करो। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि राइस टुंगरो इज ट्रांसमिटेड बाय, राइस टुंगरो जो डिजीज है उसको कौन ट्रांसमिट करता है? ऑप्शंस हैं आपके पास में एफिड, व्हाइट फ्लाई, लीफ हॉपर, बिटल्स, निमेटोड्स। चलिए अब बताएंगे कि कौन इसका वेक्टर है। चलो अब बताओ, राइस टुंगरो डिजीज को कौन ट्रांसमिट करता है, या राइस टुंगरो डिजीज का कौन वेक्टर है? एफिड, व्हाइट फ्लाई, लीफ हॉपर, बीटल्स, कौन है? बताएंगे जल्दी से कि राइस टुंगरो का वेक्टर कौन है, राइस टुंगरो को कौन ट्रांसमिट करता है। ये बहुत सिंपल, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, चीटिंग नहीं करनी है, जो पता है वही आंसर करना है। ओके चलिए, तो यहां पे क्या आंसर होने वाला है हमारा? हमें भी पता है कि राइस टुंगरो को ट्रांसमिट कौन करता है, आज ही बताया था। जो ग्रीन लीफ हॉपर है, नेफोटेटिक्स वायरसेंस है, वो राइस टुंगरो को ट्रांसमिट करता है। तो जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है। ये कौन है जिन्होंने अभी भी निमेटोड और ये किया? बेटा ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। वीट में जो लूज स्मट डिजीज है उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? क्या वो फंगस है, क्या वो बैक्टीरिया है, क्या वो वायरस है, क्या वो वायरॉइड है, या फिर वो निमेटोड है? तो आपको बताना है कि वीट में जो लूज स्मट डिजीज है उसका वेक्टर कौन है, वेक्टर नहीं, उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म, उसका पैथोजन कौन है। तो ऑप्शंस आपके पास में है, क्या वो फंगस है, क्या वो बैक्टीरिया है, क्या वो वायरस है, क्या वो वायरॉइड है, या फिर वो निमेटोड है। चलिए बताइए, लूज स्मट ऑफ वीट का जो पैथोजन है वो क्या है? क्या वो फंगस है, क्या वो बैक्टीरिया है, क्या वायरस है, वायरॉइड है, निमेटोड है, क्या है? तो आज का जल्दी से आंसर बताइए, फिर लीडर बोर्ड देखते हैं, और आपके लिए मैं मुझे कुछ होमवर्क देना, कुछ काम भी देना आपको। चलो फटाफट से बताइए।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर रहने वाला है इसका? आपको पता है लूस मट क्या बोला, अस्टिलागो किससे होता है? ट्रिटिसाइड से होता है। तो यहाँ पे ये जो हमारा ऑर्गेनिज्म है ये कैसा ऑर्गेनिज्म है? हमें पता है फंगस है। तो ऑप्शन ए जो होगा हमारे पास में वो राइट आंसर होगा। चलिए ठीक है, एक दो का ही गलत है, बाकी सबका ठीक है। तो कल की क्लास के लिए जितने भी ऑर्गेनिजम्स जो भी हमने पढ़ा है बेटा सब पढ़ डालो, सब अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रिवाइज करिए। राइस के डिजीजेस हो गए, वीट के डिजीजेस हो गए, फैक्ट्स मैं आपको करवा दूंगी। जितना पढ़ाया है उतना बहुत अच्छे से पढ़ के आओ। कल की क्लास में हम लोग कॉटन के बारे में बात करेंगे या ग्राउंडनट के बारे में बात करेंगे, शुगर केन के बारे में बात करेंगे। जो जो हमारे पास में मेजर क्रॉप्स हैं उनको हम कल के लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं, मतलब कि कुछ क्रॉप्स को कंप्लीट करने वाले हैं। तो कल के लिए पहले तो जितना पढ़ाया है उसको अच्छे से पढ़ के आइए। थोड़ा सा एज यूजुअल जैसे हम रिकैप करते हैं वैसा ही करेंगे, और उसके बाद में जो आगे की क्रॉप्स है उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि अभी आपका स्टार्टिंग का टाइम है, इसीलिए एक दिन में जो बड़ी क्रॉप है जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए एक दिन में एक ही क्रॉप करवाइए। इवन राइस को तो 2 दिन भी लगे क्योंकि कोई और टॉपिक भी था साथ में पढ़ने के लिए। अब धीरे धीरे आप देखोगे नंबर ऑफ क्रॉप्स हम एक दिन में थोड़ी सी हमें ज्यादा कवर करनी पड़ेंगी। तो अब जो पढ़ना है उसको बहुत सीरियस मोड में पढ़ना शुरू कर दो। एग्जाम की डेट्स भी आपकी आ चुकी हैं, आपको अच्छे से पता है कि आपको अब जो मेहनत है वो दोगुनी करनी पड़ेगी। ओके चलिए अब हम बात करते हैं लीडर बोर्ड की। श्रद्धा 5 में से 5 सही, बेरी आपका भी 5 से 5, सुहासिनी 5 में से 5। अब टाइम के बेसिस पे श्रद्धा, बेरी एंड देन सुहासिनी। उसके बाद में आशीष हैं, एक क्वेश्चन गलत हो गया, त्याग का भी, धनराज का भी, तुषार का भी, खुशबू, राखी एंड दीपिका। अब आपको क्या करना है, जहां पे भी आपका जो भी क्वेश्चन गलत जा रहा है वहां पे उस क्वेश्चन को देखो वो गलत क्यों हुआ, उसके बारे में सीखो और अपनी नोटबुक में नोट करो। ठीक है जी, ओके क्लियर है यहां तक सबको? तो अब कल आपने क्या करना है, पढ़ के आना है। क्लियर है सबको, यहां पे समझ में आया? ओके ओम प्रकाश पूछ रहे हैं मैम वेयर आर यू फ्रॉम। क्यों भाई क्या हो गया है, क्या हो गया ऐसा? स्टेट का क्या करना है आपको, तो पढ़ने से मतलब है ना, आराम से पढ़िए। ठीक है चलिए, तो अब कल के लिए जितनी भी चीजें हैं आप बहुत अच्छे से आराम से पढ़ के आइए और दोनों क्रॉप्स को कवर करिए। कल की क्लास में आई डोंट वांट कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा हो जिसको किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत आता हो या आता ही ना हो। यानी कि अपनी जो चीजें हैं उसको बहुत अच्छे से क्लियर करके आइए। और अब हम कल की क्लास में मिलेंगे तो जो राइस की डिजीजेस है और जो वीट की डिजीज है बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए। ठीक है, और एक बोल रहे ओम प्रकाश जी की मैम मिलना है, कोई बात नहीं मिल लेंगे। आप लोग एग्जाम्स क्वालिफाई करो, अपने टेस्ट क्वालिफाई करो, उसके बाद में हम लोग जरूर मिलेंगे। पर अब आपको ये जो टाइम पीरियड है इसमें पूरी मेहनत से जुट जाना है। ठीक है, पूरी मेहनत लगा दो इस टाइम पीरियड में। ओके देन, थैंक यू सो मच। अब हम लोग कल की क्लास में मिलेंगे और तब तक के लिए हम ऐसे वर्चुअली ही मिलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अब हम लोग कल मिलेंगे, डिनर करिए जाके और उसके बाद में चुपचाप से पढ़ने बैठ जाइए।